चलिए, आप सभी बच्चों का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए बच्चे आप लोग। और आज के सेशन में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है बच्चे। और आज 82 नंबर सेट है, तो देखते हैं, पहला प्रश्न देखते हैं। और अच्छे प्रश्न हैं। यहाँ देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति व आकार निर्भर करता है। ये देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। और आप सभी बच्चों को पता है, बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया है कि देखिए, अवतल दर्पण यहाँ पर क्या कह रहा है, अवतल दर्पण, या आप कह सकते हैं कॉनकेव मिरर। ये देखिए, ये इसके द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होगा किस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर है भाई, एकदम याद रखना है, ये कॉनकेव मिरर है। और मैं बार बार आपको बताता रहता हूं कि u बराबर क्या होता है, तो निगेटिव होता है ना। और v इसमें क्या होगा, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। कई बार मैंने चर्चा किया है, पॉजिटिव अगर है तो इमेजनरी इमेज का फॉर्मेशन होगा, और अगर v क्या है तो निगेटिव है, तो ये होगा आपको रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। एकदम याद रखना है। मैग्निफिकेशन m बराबर क्या होता है, तो इसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, तो बच्चे अगर रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है तो मैग्निफिकेशन आपको लेस देन -1 बराबर -1 ग्रेटर देन -1 होता है जब रियल इमेज का फॉर्मेशन होगा। जब इमेजनरी इमेज का फॉर्मेशन होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ये इमेजनरी इमेज का फॉर्मेशन होगा, तब क्या होगा, तो ग्रेटर देन +1 होता है। तो एकदम ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बराबर आपसे यहां पर प्रश्न पूछता है, तो ये ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अब क्या कह रहे हैं बच्चे, आपको पता होनी चाहिए कि ये देखिए, अगर ऑब्जेक्ट को याद रखना है, ऑब्जेक्ट को आप कहां रखते हैं, इन्फिनिटी पर रखते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर। इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो तो इमेज का फॉर्मेशन फोकस पर होता है। ध्यान देते चलिए, देखिए कितना आसान है सवाल। तो ऑब्जेक्ट को अगर आपने इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज फोकस पर बनेगा, ये याद रखना है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, चलिए बहुत महत्वपूर्ण है। बराबर आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनेगा, तो आपको फोकस पर बनेगा। एकदम याद रखिएगा। दूसरा देखिए, दूसरा है क्या कि अगर ऑब्जेक्ट कहां पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं इन्फिनिटी के बीच हो, है ना, तब इमेज कहां बनेगा, तो ये देखिए थोड़ा सा इधर खिसक जाएगा, यानी ये इमेज का फॉर्मेशन होगा फोकस एवं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। देखते चलिए। तीसरा देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही होगा। अगर ऑब्जेक्ट कहां पर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं फोकस के बीच है, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो इन्फिनिटी एवं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच होगा। अगर आपको ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, फिर देखिए इन्फिनिटी पर। देखिए इंटरचेंज है, यानी आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज का फॉर्मेशन दोनों क्या होगा, एक दूसरे के इंटरचेंज है। और अगर ऑब्जेक्ट याद रखना है, अगर पोल और एवं क्या होगा, फोकस के बीच हो, फोकस के बीच हो, तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, तो बच्चे मेरे ये इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। याद रखना है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इमेज का फॉर्मेशन होगा कहां पर, तो ये फॉर्मेशन होगा आपको दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे होगा। इसी कंडीशन में केवल आपको क्या होगा कि आपको कैसा इमेज बनेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये इमेज आभासी बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन यहां पर होता है। तो ये बातें एकदम याद रखनी है आपको। बराबर आपसे यहां पर प्रश्न पूछेगा, ध्यान में रखनी है बच्चे। इस कंडीशन में यहां तक जो है, यहां तक ये देखिए, ये यहां तक क्या होगा, तो आपको छोटा प्रतिबिंब, याद रखना है, छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कहां पर, तो अगर आपको इन्फिनिटी पर वस्तु है तो इमेज का फॉर्मेशन अगर फोकस पर होता है तो छोटा प्रतिबिंब, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर प्राप्त होता है तो बच्चे ये बराबर प्रतिबिंब का आकार होगा, बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। एकदम याद रखिएगा, इमेज हाइट बराबर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हाइट होता है। लेकिन जैसे ही इधर प्राप्त होगा ये सब पर, तो आपको इमेज क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा। एकदम याद रखिएगा, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो बच्चे एकदम इस कंसेप्ट को याद रखना है, यानी ऑब्जेक्ट जहां पर रखेंगे उसी के आधार पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पर आपको निर्भर करेगा किसका, तो इमेज का फॉर्मेशन। याद रखना है, अवतल दर्पण में आपको जो है ना, प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की स्थिति व आकार दोनों, मैंने कहा आपको किस पर निर्भर करेगा, तो ये निर्भर करेगा आपको वस्तु के पोजीशन पर, कहां वस्तु है और उसी के अनुसार प्रतिबिंब कहां बन रहा है, उसी पर निर्भर
करेगा। देखिए मैंने क्लियर कर दिया है आपको। यहां देखिए ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पर, अगर सी एवं इन्फिनिटी के बीच है तो फोकस और आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच इमेज का फॉर्मेशन होगा, छोटा बनेगा। इस दोनों कंडीशन में प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? छोटा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनेगा, बराबर आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान में रखना है। और इस सारे कंडीशन में क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो बच्चे ये एकदम याद रखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बराबर आपसे क्वेश्चन इस पर पूछता है, किस पर? अवतल दर्पण पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। एक लेंस की क्षमता फोकस दूरी की 4 गुनी है। अच्छा प्रश्न है ये, देखिए ठीक है। आपको जो पावर है लेंस की क्षमता जो है, इसको बोलते हैं लेंस की क्षमता। ये कह रहा है कि आपको लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस की बात कह रहा है ना। ये क्या हो रहा है? तो 4 × F हो रहा है ना बच्चे। अब देखिए कितना सरल सवाल है। आपको पता है कि पावर ऑफ लेंस, ये 1 नंबर मान लीजिए, पावर ऑफ लेंस जो होता है ये होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f। अब देखिए अगर हम क्या करें कि f का वैल्यू इससे निकाल दें तो f बराबर 1/p हो जाएगा। अब इसमें पुट कर देते हैं भाई मेरे, यहां पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन 1 में, है ना। इसका वैल्यू, f का वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट कीजिए, p बराबर क्या हुआ? 4 × 1/p हो गया। ध्यान में रखना 1/p हो गया। अब देखिए इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी p × p, p² हो गया, बराबर क्या हुआ? 4 आ गया। तो दिस इंप्लाई p बराबर क्या निकलेगा? तो ये देखिए √4 निकल गया, यानी आपको वैल्यू हो गया +-2 डायोप्टर। एकदम ध्यान में रखिएगा, +-2 डायोप्टर निकालेंगे। जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना निकलेगा? तो ये +-2 डायोप्टर निकलेगा। अब देखिए पावर कहां पर है ऐसा, तो +2 डायोप्टर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान सवाल है और केवल आपको ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। इफ द पावर ऑफ लेंस इज 4 टाइम्स द फोकल लेंथ, तो किस तरह से आपको सॉल्व करेंगे, प्रोसेस क्या अपनाएंगे। तो आसान सवाल है, ध्यान में रखना है बच्चे। पावर जो होता है, पावर बराबर होता है 1/f, अगर f क्या हो? मीटर में हो। लेकिन यहीं पर अगर क्या होगा? p बराबर 100/f, किसमें? सेंटीमीटर में। और मैं बराबर आपको बताता रहता हूं कि पावर ऑफ लेंस जो है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है भाई मेरे? तो पावर ऑफ लेंस का मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर। और इसको क्या बोलते हैं? तो पर मीटर भी कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस पर। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और सभी बच्चों से आग्रह है कि बच्चे आप नोट डाउन करते चलें, तभी मजा आएगा आपको। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कहा ओम के नियम। बच्चे जैसे ही ओम का नियम आता है, आप सभी बच्चों को मैंने कई बार पढ़ाया है। देखिए ओम्स लॉ में क्या करते हैं, तो सबसे पहला काम करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। टेम्परेचर बराबर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखेंगे तो ओम का नियम फॉलो नहीं होगा भाई मेरे, एकदम याद रखिएगा। अब देखिए ये चालक तार ले लिए। कौन सा तार लिए? चालक तार। और इससे आपने I विद्युत धारा प्रवाहित कर दिया। ये देखिए 2 बिंदु लेते हैं, ये 2 बिंदु लिए और इसके बीच विभवांतर ले लिए V, है ना। ध्यान में रखिए V ले लिए, तो इससे जितना इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा वह ये पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, V प्रोपोर्शनल टू I है और V बराबर RI होता है ना, RI होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो ग्राफ कैसा होगा? तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। इसका मतलब है सर्टेन टेम्परेचर तक आपको V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। और यहां R क्या हुआ? तो R बराबर, इसका ग्राफ कैसा निकलेगा बच्चे मेरे? V और I का ग्राफ हमेशा, या I और V का ग्राफ हमेशा कैसा निकलेगा? तो ये एकदम याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन निकलेगा, स्ट्रेट लाइन निकलेगा। एकदम याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है ना। तो R बराबर क्या हुआ? V/I। और V बराबर क्या हुआ? तो वोल्ट पर एम्पियर होता है, वोल्ट पर एम्पियर। और इसे ही क्या कहते हैं? तो बच्चे मेरे इसे ही ओम कहा जाता है, ओम कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका C नंबर होगा, क्योंकि ओम ने डायरेक्ट बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है। यहां से एक चीज और याद रखनी है बच्ची, है ना। अगर इफ अगर क्या करें, अगर तापमान, ध्यान में रखिएगा, अगर चालक तार का तापमान, चालक तार का तापमान, हम क्या करें? चालक तार का तापमान, यानी आपको जो कंडक्टर वायर है उसका टेम्परेचर, मेटल कंडक्टर वायर जो है उसका टेम्परेचर, चालक तार का तापमान हम आपको 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें। ध्यान में रखिएगा, 500 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें। तो याद रखिए, बढ़ा दें, है ना।
तब क्या होगा, बढ़ा दें तो ये आपको जो है ना ये अल्टर हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ हो जाएगा भाई मेरे। ये देखिए ऐसे चलेगा और ये हल्का सा इधर झुक जाएगा। ध्यान में रखना है कितने डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आपका क्या होता है, तो ये ग्राफ जो है आपका क्या होगा, स्लैंटिंग होता जाता है, इंक्लिनेशन में आता जाता है। तो ये तो ग्राफ कभी होगा ही नहीं, ये भी ग्राफ कभी नहीं होगा। ध्यान में रखिएगा अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन ओम ने क्या कहा, ओम ने डायरेक्ट कह दिया था कि इफ टेम्परेचर इज टू बी कांस्टेंट देन डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट होता है, ये कहा था ओम ने। तो आपको इतना दिमाग लगाना ही नहीं है बच्चे, है ना, इतना दूर तक नहीं जाना है। लेकिन अगर वायदे पूछ दिया कि कितने डिग्री सेल्सियस से ऊपर चालक तार ओम के नियम का पालन नहीं करता है, तो ध्यान में रखिएगा 500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ओम का नियम जो है वह क्या होगा, चालक तार जो है वो पालन नहीं करता है। एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड की बात करें भाई मेरे, अच्छी बात है, ये मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा कर रहा है। क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड भाई मेरे, है ना, कैसे निकालेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड की बात करता है, चुंबकीय क्षेत्र की बात करता है, तो दो बातें आपको एकदम याद रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा कहां से हम फॉर्मूला लेके आते हैं, तो एक तो चुंबकीय फ्लक्स से लेके आएंगे। कहां से लेके आएंगे, चुंबकीय फ्लक्स से एक फॉर्मूला लेके आते हैं भाई मेरे। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, तो बच्चे मैग्नेटिक फ्लक्स इसको कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एकदम ध्यान में रखिएगा क्या होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है कि ये देखिए ये है क्लोज्ड सरफेस है, और वहां से जितना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस गुजरेगा उसकी संख्या को आप क्या कहते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान में रखना है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है क्या, B डॉट ds। और यही देखिए यही जो B है यही क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान में रखिए बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र है। और ये जो है, ये जो ds है, ये क्या है, सदिश क्षेत्र होता है। एकदम ध्यान में रखना है, सदिश क्षेत्र होता है। अब क्षेत्र हो गया तो आप B का यूनिट निकाल लीजिए। B बराबर हो गया फाई अपॉन ds, और फाई का यूनिट होता है वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स है क्या, है ना। तो मैंने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, तो मैंने कहा नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। याद रखना चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। एकदम याद रखना भाई मेरे, लाइंस ऑफ फोर्सेस को आप क्या कहते हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं को आप कह देते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये एकदम याद रखना है कि इसका जो यूनिट होता है वह वेबर होता है। क्या होता है, वेबर। SI यूनिट क्या होगा, वेबर, वेबर SI। और CGS क्या होता है, तो भाई मेरे CGS होता है मैक्सवेल। क्या होता है, मैक्सवेल इसका CGS यूनिट होता है। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, और इसी को आप बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। तो यहां एक यूनिट आपको मैंने बताया जिससे आपका ये देखिए वैल्यू निकल गया, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये सही है, और टेस्ला भी आपको सही है, क्योंकि वेबर पर मीटर स्क्वायर को ही आप क्या कहते हैं, टेस्ला कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक क्या है। ध्यान में रखना भाई मेरे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टेस्ला कहते हैं। बच्चे CGS मात्रक क्या है, CGS मात्रक क्या है, तो बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि CGS मात्रक क्या होता है, तो भाई मेरे ये गॉस होता है, गॉस, GAUSS, गॉस कहते हैं। कोई बात नहीं है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और जगह से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यूनिट निकाल सकते हैं। आपको पता है बच्चे कि चुंबकीय क्षेत्र से, है ना, चुंबकीय क्षेत्र से, ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र से आवेशित कण को गुजारने पर, याद रखा, चुंबकीय क्षेत्र से आवेशित कण, कौन सा कण बच्चे, चार्ज्ड पार्टिकल, आवेशित कण गुजारने पर, है ना, क्या होता है, तो जैसे आवेशित कण आप गुजारेंगे, क्या गुजारने पर क्या होता है भाई मेरे, गुजारने पर बल कितना लगेगा, तो आपको पता है कि बल जो है लंबवत लगाने पर लगता है। और ये मैं कई बार बताया हूं, F बराबर Q V क्रॉस B होता है ना, V क्रॉस B होता है। और इसको लिख सकते हैं अगर परपेंडिकुलर हो तो QVV, है ना। अब देखिए B निकाल लीजिए बच्चे, B बराबर क्या हुआ, तो F अपॉन Q इंटू V, है ना। अब देखिए F मतलब क्या हुआ, न्यूटन, है ना, बल है, न्यूटन हो गया। और बच्चे आवेश का मात्रक क्या होता है, तो भाई मेरे आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, है ना, कूलॉम। और ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, वेग का, तो मीटर,
और यहां देखिए पर सेकेंड हो गया। ध्यान में रखिए बच्चे, तो इसको इसके सेकेंड में ले लेते हैं, न्यूटन अपॉन कूलॉम्ब अपॉन सेकेंड इनटू क्या हुआ तो मीटर आ गया। कूलॉम्ब पर सेकेंड को एम्पियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं एम्पियर बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, कूलॉम्ब पर सेकेंड को आप क्या बोलते हैं एम्पियर, तो न्यूटन ठीक है बट एम्पियर इनटू क्या हुआ तो मीटर आ गया। ध्यान में रखिएगा, तो न्यूटन ठीक है पर एम्पियर और पर मीटर किसका मात्रक होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होगा। तो न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर नहीं होगा भाई मेरे, मैंने क्या कहा कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर आपको मात्रक होता है किसका तो चुंबकीय क्षेत्र का। तो भाई ये होगा नहीं, है ना। आपको वहां से मैंने वैल्यू निकाला न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो बच्चे एकदम याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक कहां कहां से निकाला जा सकता है। तो एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स से निकाला जा सकता है, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स से निकाला जा सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में यूनिट क्या होता है तो आपको मैग्नेटिक फ्लक्स में जब भी चर्चा करेंगे तो फाई बराबर बी डॉट डी एस होगा, वहां से वेबर पर मीटर स्क्वायर निकाल लेंगे और यहां से B बराबर क्या होगा एफ अपॉन क्यू इंटू वी होगा, और यहां से जब निकालेंगे तो न्यूटन पर एम्पियर है ना और पर मीटर हो जाएगा। तो बच्चे मेरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपको याद रखना है, खूब पूछा जाता है सवाल, है ना। तो याद रखिएगा, आंसर देखिए ये भी होगा और ये भी होगा, तो आपको डी नंबर आपका आंसर हो गया, सी नंबर होगा नहीं। मैंने कहा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। यहां देखिए कचाव द्रव उपस्थित होता, अच्छी बात है बच्चे, है ना। जरा मेरी बात समझिएगा अच्छे से तो मजा आ जाएगा आपको। ये देखिए ये आपका आंख है, ये आपका नेत्र है, ह्यूमन आई है ना। बच्चे आप सभी बच्चों से आग्रह है कि कृपया इसका आंसर दीजिए। कौन सा आंसर होगा, फटाक से आंसर दीजिए। तो कौन दे रहा आंसर, विस्कोसिटी जो है ना बच्चे क्या होता है। देखिए एक कविता कुमारी जी पूछ रहे हैं कि सर विस्कोसिटी के बारे में बताइए। ये देख बेटा क्या है, ये घर्षण लग रहा है ना। तो ठोस में घर्षण लगता है, यही दो द्रव की परत कर लेंगे तो दो द्रवों के परतों के बीच में जो घर्षण बल लगता है उसे क्या कहते हैं तो स्यानता कहते हैं। बस इतना ही जान लीजिए, ठीक है। ठोस के बीच घर्षण, ठीक इसी प्रकार द्रव के परतों के बीच घर्षण बल को आप क्या कहते हैं तो भाई इसको कहते हैं आपको स्यानता कहते हैं। जरा इस क्वेश्चन पर बात कीजिए, विट्रस ह्यूमर या विट्रियस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन, कहां पर होगा तो ये देखिए ये आंख है, नेत्र है, और इसको बोलते हैं कॉर्निया। याद रखना, नेत्र के वाह उभार को कॉर्निया कहा जाता है। और याद रखिए बच्चे कि प्रकाश को नेत्र में प्रवेश कौन करवाता है तो यही करवाता है, अपवर्तित करेगा और सीधे प्रकाश को नेत्र में प्रवेश करवाता है कॉर्निया, है ना। और नेत्र का वाह उभार है, याद रखना है, नेत्र का वाह उभार क्या कहलाता है तो वाह उभार ही कॉर्निया कहलाता है। आउटर बल्ज बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आउटर बल्ज। नेत्र का वाह उभार एकदम याद रखिए बच्चे मेरे, उभार आपको क्या कहलाएगा कॉर्निया, और इसी का दान देते हैं। इसमें आपको आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं पाया जाता, ध्यान में रखिएगा, आरबीसी जनरली इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग जो होता है उजला होता है। अब देखिए यहां से प्रवेश कर गया और ये आपको क्या है सिलियरी मसल्स है, और इसी से आपका नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है। एकदम ध्यान में रखना भाई, नेत्र लेंस आपका लटका हुआ रहता है। ये जो नेत्र लेंस है ये है क्या तो ये है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होगा तो उत्तल लेंस होता है। बहुत अच्छी बात है भाई, कौन सा लेंस होगा तो उत्तल लेंस होता है। नेत्र लेंस कौन सा लेंस है तो उत्तल लेंस है, और इसमें एक लिक्विड भरा रहता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है जिसको आप कहते हैं क्या तो इसको कहते हैं, याद रखिए, जलीय कसाव। जलीय कसाव या एक्वस ह्यूमर कहते हैं। इंग्लिश में क्या होता है जलीय कसाव, एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, एक्वस ह्यूमर इसको कहते हैं। चलिए अच्छी बात है। और यहां पर क्या होता है तो इसमें भरा रहता है, याद रखना है, इसमें भरा रहता है द्रवीय कसाव, द्रवीय कसाव भरा रहता है जिसको आप विट्रस ह्यूमर कहते हैं। और यहाँ पर आपका रेटिना है, और यहाँ पर आपको क्या है तो ऑप्टिकल नर्व्स है, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और ये क्या हुआ तो रेटिना हो गया, ऑप्टिकल नर्व्स कहते हैं भाई मेरे, नर्व्स कहते हैं। और यहाँ पर आपको एक लिक्विड भरा रहता है जिसको आप क्या कहा मैंने द्रवीय कसाव, और ये आपका रेटिना है, और यही पर्दे की भांति काम करता है। एकदम याद रखना है। तो कहां पर आपको पाया जा रहा है भाई मेरे, कहां पर आपको विट्रस ह्यूमर पाया जा रहा है तो विट्रस ह्यूमर पाया जा रहा है। एकदम याद रखना है कि विट्रस ह्यूमर पाया जा रहा है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच क्या पाया जा रहा है तो बच्चे मेरे विट्रस ह्यूमर पाया जाता है, द्रवीय कसाव पाया जाता है। तो एकदम क्लियर हो गया आपको, नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य आपको क्या पाया जाएगा तो कचाभ द्रव या विट्रस ह्यूमर पाया जाएगा। लेकिन ठीक है, कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य क्या पाया जाएगा तो एक्वस ह्यूमर पाया जाएगा, एक्वस ह्यूमर पाया जाता है। एकदम याद रखना है ना।
ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर आपको पूछेगा। एक चीज और यहां पर पूछता है, ठीक है, क्या पूछता है कि ये जो द्रवीय कसाव है यानी एक्वस ह्यूमर जो है ना, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर काम क्या करता है? तो एक्वस ह्यूमर एवं विट्रस ह्यूमर ये काम क्या करेगा भाई? तो ये काम करेगा आपको, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन में, याद रखना, नेत्र के अंदर, नेत्र के भीतर क्या करता है? तो प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है और ये इतना मोड़ देगा प्रकाश की किरणों को कि रेटिना पर प्रतिबिंब अच्छे से बन जाता है। तो नेत्र के भीतर प्रकाश का अपवर्तन करता है, ध्यान में रखना है, प्रकाश का अपवर्तन करता है। और ये भी पूछता है बच्चे, अपवर्तन करता है, ये भी पूछता है आपसे, क्वेश्चन पूछेगा कि एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर का अपवर्तनांक कितना होता है? तो अपवर्तनांक जो है इसका म्यू जो है एक्वस ह्यूमर या आप कहिए विट्रस ह्यूमर, दोनों का अपवर्तनांक लगभग 1.36 के आसपास होता है बच्चे। तो एकदम ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का। नेत्र का रंग किस पर निर्भर करता है? तो यहां आइरिस होता है बच्चे, आइरिस होता है, नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस के मध्य भाग को आप क्या कहते हैं? तो आइरिस के मध्य भाग को आप पिपुल कहते हैं, जो तेज प्रकाश में सिकुड़ जाता है, कम प्रकाश में फैल जाता है, एकदम ध्यान में रखना है। और प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो रेटिना पर बनता है, ये बातें याद रखिएगा। और ब्रेन तक प्रतिबिंब को कौन ले जाता है? तो ऑप्टिकल नर्व्स ले जाता है या ऑप्टिक नर्व्स ले जाता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है इस चीज को, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान में रखनी चाहिए। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, चलिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चे मेरे, ठीक है, आपको खूब अच्छे से पढ़िए। देखिए ये जो अब ये प्रश्न है, जैसे निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रमशः घटता है, समझाया जा सकता है। द फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायर लेवल, कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है ये एनवायरनमेंट का प्रश्न, लेकिन ये अब इसमें कौन सा नियम लगेगा? तो देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए, उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? तो उष्मा द्वारा किए गए कार्य की गणना करता है। ध्यान में रखना बच्चे, जो मैं बता रहा हूं उसको एकदम याद रखना है। ये उष्मा गतिकी के प्रथम नियम द्वारा क्या पता चलता है? तो उष्मा द्वारा किया गया कार्य, यानी द टोटल वर्क डन बाय द हीट गिवन टू द बॉडी, ये पता चलता है। उष्मा द्वारा किया गया कार्य का पता चलेगा, किया गया कार्य, है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे। अगर किसी वस्तु को आप उष्मा कितना देते हैं? तो Q देते हैं, तो उसका कुछ भाग जो है उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में खर्च हो जाता है, कुछ भाग उसके एक्सटर्नल वर्क डन में खर्च हो जाता है। ये कौन बताता है? तो ये उष्मा गतिकी का प्रथम नियम बताता है, और यही बताता है उष्मा संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही नियम बताता है। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन बताता है? तो ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण का नियम कौन सा नियम बताएगा? तो भाई मेरे आपको प्रथम उष्मा गतिकी के प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बताता है, कोई बात नहीं। अब दूसरा नियम क्या कहता है? देखिए कहता है क्या कि बिना उष्मा क्षय के, ध्यान में रखना बच्चे, बिना उष्मा क्षय के, है ना, ये देखिए क्या कह रहा है कि आपको 100%, ध्यान में रखिए 100%, है ना, 100% ऊर्जा, है ना, ऊर्जा का रूपांतरण कार्य में नहीं होता। ध्यान में रखना भाई मेरे, यानी 100% ऊर्जा का परिवर्तन, रूपांतरण कार्य में नहीं होता। ये कहता है कौन? कार्य में नहीं होता है, ध्यान में रखना है। ये कहता है उष्मा गतिकी का दूसरा नियम, नहीं होता, यानी 100% जो एफिशिएंसी होगा किसी भी हीट इंजन का नहीं होता। ये कहता है कौन सा नियम? तो ये द्वितीय नियम कहता है। अब जरा ध्यान कीजिए, है ना, आपको लिंडमान का नियम पर हम बात करते हैं बच्चे। ये देखिए ये क्या है? तो ये है ट्रॉफिक लेवल, यानी ट्रॉपिक लेवल है, याद रखना, पोषण स्तर है। और यहां से यहां तक जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको पता है कि 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है, 10% ऊर्जा का प्रवाह होता है। बाकी सब का क्या होगा? तो आपको अलग अलग कार्यों में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है कि आपको, ठीक है, जब आपका उत्पादक है, ध्यान में रखिए बच्चे, उत्पादक है ना, उत्पादक में मान लीजिए 100% ऊर्जा, ठीक है, आपको पता है सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उत्पादक को, उसका 1% ऊर्जा का रूपांतरण उत्पादक कर पाता है। और ये देखिए मान लेते हैं कि उत्पादक में 100% ऊर्जा आया।
अब ये उपभोक्ता 1 को ध्यान में रखना भाई मेरे, उपभोक्ता 1 को कितना % ट्रेवल होगा, तो ये 10% ट्रेवल होगा, है ना। फिर देखिए उपभोक्ता 1 से उपभोक्ता 2 यानी कंज्यूमर 2 को कितना % होगा, तो ये फिर 10%, इस ये जितना कंज्यूम करेगा उसका 10% ट्रेवल होगा। यानी बाकी ऊर्जा क्या हो रहा है कि अन्य कार्यों में आपको रूपांतरित हो जाता है। तो कहने का क्या अर्थ है कि ऊर्जा का 100% रूपांतरण नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब ये आपको याद रखना है, ये किसके द्वारा गवर्न होता है, तो उष्मागतिकी के द्वितीय नियम द्वारा गवर्न होता है। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे, है ना। न्यूटन के नियम, तो न्यूटन ने किसका नियम दिया, तो गति का नियम दिया था, याद रखिएगा। गति का नियम किसने दिया, तो न्यूटन महोदय ने दिया था। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। तो तीनों बातें आपको याद रखनी है, तीनों सेंटेंस याद रखना है कि कभी भी देखिए ऊर्जा संरक्षण की बात करेगा तो प्रथम नियम, 100% ऊर्जा का कार्य में रूपांतरण नहीं होता है, ये कौन बताया, तो उष्मागतिकी का द्वितीय नियम बताया। और याद रखना है इसको किसने आपको ये किया था, डिफाइन किया था, तो केल्विन प्लांक ने। याद रखना बच्चे, उष्मागतिकी के द्वितीय नियम को किसने डिफाइन किया था, तो केल्विन प्लांक नामक वैज्ञानिक ने आपको डिफाइन किया था। ध्यान में रखना भाई मेरे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 100% यानी किसी भी उसमें इंजन की क्षमता 100% नहीं होती, ये कहा था केल्विन प्लांक ने। तो बड़ा अच्छा सवाल है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बच्चे याद रखना है कि 100% ऊर्जा का रूपांतरण नहीं हो सकता है और 10% ऊर्जा का ही प्रवाह अगले जनरेशन में होगा। और ये किसने बताया था, तो ये बताया था लिंडमान ने। याद रखना है, लिंडमान ने बताया था किसमें, तो बच्चे उत्पादक से उपभोक्ता में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो 10% की मात्रा में ही होता है और इसे 10% का नियम या लिंडमान का नियम कहते हैं। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, ये देखिए, ठीक है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, जरा समझेंगे तो और मजा आएगा। ये देखिए ये कार है भाई मेरे, एक कार है और कार में आपको पता है पीछे में कितना पहिया, तो 2 पहिया होता है और आगे में कितना पहिया होता है, तो 4 पहिया होता है। और बच्चे सब जगह वेट का मान समान होता है। ये देखिए आर 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 आर, ये कह रहा प्रश्न में, हम अपने मन से नहीं कह रहे कि ये विराम में जब है तो समान वेट सब पर काम करेगा। यानी कुल वेट कार का कितना हो गया, तो याद रखिए पहियों पर कुल वेट 4R हो गया। अच्छी बात है बच्चे, है ना। याद रखना है विराम में याद रखिए बच्चे, विराम में पहिया पर कुल भार, ध्यान में रखिए, पहिया पर कुल भार, है ना। कुल भार कितना, तो बच्चे 4R। ये देखिए W बराबर 4R। प्रश्न पर आते हैं, ध्यान देना है मेरी बात पर, क्या मैं कहना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया आ रहे हैं। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अगर पहियाओं में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी विराम में है भाई, अभी आपका कार किस में है, तो विराम में। और मैंने कहा कि विराम में कार में कितना आपको ये लगेगा, प्रतिक्रिया बल लगेगा, तो हर पहिए पर लग रहा आर, हर पहिए पर आर लग रहा है, हर पहिए पर आर लग रहा है, हर पहिए पर आर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए गाड़ी आगे बढ़ेगी, अब स्टार्ट हुआ गाड़ी, तो गाड़ी के स्टार्ट होने में ध्यान में रखिए बच्चे, गाड़ी के स्टार्ट होकर आगे बढ़ने में, है ना, बढ़ने में। तो बच्चे जैसे ही गाड़ी क्या बोलते हैं स्टार्ट होकर आगे बढ़ने में क्या होगा, बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, बढ़ने में क्या होगा, तो आपको ये जो है ये जो भार था 4 तो W बराबर 4R, ये ज्यादा मात्रा में किस पर आएगा, तो अगले पहिए पर। क्योंकि आपको पता है कि अगले पहिए पर क्या होगा, तो स्टीयरिंग जब हम घुमाएंगे तो अगले पहिए पर भार लगेगा और भार क्या करेगा, तो यहां प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। याद रखना, ये क्या उत्पन्न करेगा, क्रिया उत्पन्न करेगा। यानी जब स्टार्ट हो रहा है तो क्रिया उत्पन्न करेगा। याद रखना बच्चे, क्रिया उत्पन्न करेगा। यानी ज्यादा भार कहां लग रहा है, तो ज्यादा भार लगेगा कहां पर, अगले पहिए पर। तो गाड़ी के स्टार्ट होकर आगे बढ़ने में, है ना, आपको अगले पहिए पर, याद रखिएगा, अगले पहिया पर अधिक भार लगेगा। याद रखिए बच्चे, पर अधिक भार लगेगा। बहुत अच्छी बात है, अधिक भार लगेगा। अब क्या हुआ, ये तो स्टार्ट हुआ है अभी गाड़ी। अब क्या करेंगे, तो गाड़ी को जब, याद रखिए बच्चे, गाड़ी को जब, है ना, गाड़ी को जब, एकदम ध्यान में रखिएगा, गाड़ी को जब हम क्या करते हैं, तो समतल सड़क पर करेंगे, समतल सड़क पर, है ना, समतल सड़क पर। तो आपको पता है कि ये प्रयास ये करेगा समतल सड़क पर, तो ये क्या करेगा, तो आपको पीछे की तरफ बल लगाएगा, क्योंकि क्रिया बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया, यानी रिएक्शन होगा। तो ये बल इस पर आरोपित हुआ, तो प्रतिक्रिया बल यहां पर घट जाएगा। ध्यान में रखिएगा, जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ने लगेगा तो आपको यहां जो रिएक्शन है उसका मान घट जाएगा, क्योंकि ये वितरण हो जाएगा किस पर, पिछले पहिए पर। तो गाड़ी को जब समतल सड़क पर आगे बढ़ाएंगे, ध्यान में रखना बच्चे, आगे बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे
बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, तो बढ़ाएंगे तो आपको याद रखना बच्चे क्या हो जाएगा, तो प्रतिक्रिया बल घट जाता है। याद रखना प्रतिक्रिया बल किस पर, तो अगले पहिए पर घट जाता है। प्रतिक्रिया बल ठीक है अगले पहिए पर घटेगा, ध्यान में रखना भाई मेरे, अगले पहिए पर घटेगा। बड़ा अच्छा सवाल है, पहिए पर घटेगा है ना, घटेगा, और तब जाकर के गाड़ी आगे बढ़ेगी, नहीं तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुका का रुका रह जाएगा बच्चे। यानी आपको अगले पहिए पर अब प्रतिक्रिया बल क्या होगा, क्रिया बल कम हो जाएगा, ये रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन का कुछ भाग आपको कहां पर आ गया, पिछले पहिए पर जोर डालेगा। अब प्रश्न पर आइए क्या कह रहा है कि जब सीधे समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया क्या होगा, तो जैसे ही सीधे समतल सड़क पर चलने लगेगी, तो मैंने क्या कहा, जैसे ही चलने लगेगी तो आपको प्रतिक्रिया बल वहां पर क्या होगा, कम हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं बच्चे। तो ध्यान में रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन यहां पर 3 पार्ट में मैंने बताया है। पहला, विराम में पहिया पर कुल भार 4R होगा, ध्यान में रखिएगा, हर पहिए पर है ना, वितरित हो जाएगा चारों तरफ। गाड़ी के स्टार्ट होकर आगे बढ़ने में जैसे ही बोलेगा कि गाड़ी का स्टार्ट होकर आगे बढ़ा, तब क्या होगा, तो बच्चे अगले पहिए पर प्रतिक्रिया बल अधिक हो जाएगा, क्योंकि वहां भार लगाना पड़ता है, क्रिया उत्पन्न करेगा तो भार वहां ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही वो समतल सड़क पर आएगा तो भार का वितरण पीछे की तरफ होगा और रिएक्शन उत्पन्न करेगा, और बच्चे पीछे वाला पहिया को भी वो चलाएगा, तो प्रतिक्रिया बल अगले वाले पहिए पर घट जाएगा। तो एकदम याद रखना, ये बड़ा मस्त कंसेप्ट है, और इट विल बी लेस देन R हो जाएगा, तभी वो आगे बढ़ेगा, अनलेस वो आगे नहीं बढ़ेगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, और ध्यान देना है बच्चे, चलिए ये ध्यान देना है क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा, यानी वेट ऑफ द पर्सन विल बी हायर इन द लिफ्ट विच, आपको मैंने कई बार बताया है, जैसे ही है ना, याद रखिए बच्चे, जैसे ही भार मतलब वेट हो गया, वेट का मान बोलेगा अधिक है ना, वेट का मान बोलेगा अधिक, कई बार मैंने कहा है बच्चे, अधिक बोलेगा, या आपको कम बोलेगा है ना, कम बोलेगा तो कम बोलेगा है ना, अधिक या कम, तो आपको पता अधिक होगा तो त्वरित गति से ऊपर, त्वरित गति से ऊपर, यानी आपको त्वरित गति से कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, एक्सेलरेटेड मोशन से आपको ऊपर मूव करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन से ये क्या करेगा, एक्सेलरेटेड मोशन से ऊपर जाएगा, मोशन से ऊपर, तभी आपको भार क्या होगा, अधिक प्रतीत होगा। यानी यहां पर क्या हो गया, तो R ठीक है, R बराबर mg प्लस ma हो जाएगा। ध्यान में रखा बच्चे, R बराबर mg प्लस ma, कई बार मैंने चर्चा किया है इस प्रश्न पर। और कम कब होगा, तो आपको पता है त्वरित गति से नीचे है ना, त्वरित गति से नीचे गमन करेगा तो भार कम होगा, त्वरित गति से नीचे गमन करेगा तो भार कम होगा। ध्यान में रखना भाई मेरे, यहाँ R बराबर होगा mg माइनस ma है ना, तो आपको भार कम हो जाएगा, कितना से, तो R बराबर mg माइनस ma से कम हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, स्थिर वेग से ऊपर की ओर, तो मैंने कहा कि स्थिर वेग से मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन का मान 0 होगा और भार अपरिवर्तित रहेगा। याद रखना, भार अपरिवर्तित रहता है, कोई चेंज भार में नहीं होता है ना। स्थिर वेग से नीचे तो भी भार, त्वरण का मान 0 होगा तो भी भार अपरिवर्तित ही रहेगा। ऊपर की ओर त्वरित होने पर क्या होगा, तो भार अधिक हो जाएगा, एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। तो आपको मैंने कहा कि R बराबर mg प्लस ma हो जाता है, यानी पहले भार mg था और अब ये देखिए भार ma से बढ़ जाएगा, तो आंसर आपका C नंबर ही होगा। बहुत अच्छा सवाल है, बराबर पूछता है। चलिए बहुत बार मैंने डिस्कस कराया, इसीलिए उतना विस्तार से मैंने नहीं बताया। देखिए जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, व्हेन ए शिप एंटर्स ठीक है द सी फ्रॉम ए रिवर। अब देखिए बच्चे मेरे, आप सभी बच्चों को मैंने कई बार बताया है, ये देखिए ये नदी है, नदी में क्या होता है, सामान्य जल होता है और नदी का जल का घनत्व कम होता है। ध्यान में रखिएगा, नदी के जल का घनत्व है ना, जल का घनत्व कितना होगा भाई मेरे, तो नदी के जल का घनत्व जो होता है ठीक है, आपको डेंसिटी ऑफ सी वाटर, डेंसिटी ऑफ है ना रिवर वाटर, रिवर वाटर ये क्या होगा, रिवर वाटर जो है बच्चे ठीक है, लेस देन आपको डेंसिटी ऑफ क्या, तो डेंसिटी ऑफ सी वाटर। कैसे बच्चे, कैसे समझेंगे, सी वाटर से क्या होगा, लेस देन होगा है ना, आपको समुद्री जल से कम होगा, समुद्री जल से कम है ना। कैसे कम है, इसका जो वैल्यू होता है अराउंड अबाउट 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए यहां जो होता है बच्चे, ये थोड़ा सा बढ़ गया 1.08 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर समुद्री जल का घनत्व अधिक क्यों होता है, वाह, तो आपको पता होनी चाहिए बच्चे कि समुद्री जल में आपको क्या होगा, तो सबसे अधिक क्लोरीन आयन होता है, उसके बाद आपको सोडियम आयन होता है, देन आफ्टर आपको सल्फेट आयन होता है,
देन आफ्टर आपको क्या होता है, तो कैल्शियम, ठीक है, देन आफ्टर मैग्नीशियम आयन होता है, और देन आफ्टर आपको कैल्शियम आयन होता है। इतने आयंस घुले हुए समुद्री जल में होते हैं। और ये जो जल है, ये NaCl, ये लगभग आपको 35% की मात्रा, ये 35 प्रति 1000 की मात्रा में रहता है, जिसकी वजह से समुद्री जल का घनत्व क्या होगा, अधिक होता है। एकदम ध्यान में रखिएगा। और जब घनत्व अधिक होगा, ध्यान में रखिएगा, अब ये 9 चल रहा है, 9 चल रहा है भाई, तो 9 चलेगा, जैसे ही नदी से 9 इसमें प्रवेश किया, तो आपको पता है ये समुद्री जल है, और समुद्री जल है और घनत्व तो ज्यादा है, तो भाई मेरे ऊपर की ओर लगता है उत्प्लावन बल। कौन सा बल लगा, उत्प्लावन बल। यहां भी उत्प्लावन बल लग रहा था, है ना, यहां उत्प्लावन बल लग रहा था। और आपको पता है, मैंने कहा है कि जब भी उत्प्लावन बल की बात हो तो बी बराबर होता है रो, यहां देखिए ये हो गया रिवर वाटर, है ना, रो और क्या, भी इंटू जी, है ना, ये होता है भाई मेरे। और यहां देखिए समुद्री जल में क्या होगा, तो बच्चे यहां भी बायंसी फोर्स लगेगा, ये मान लीजिए B1 लगा, और यहां क्या लगेगा, तो B2 लगता है, तो B2 बराबर क्या हो जाएगा भाई मेरे, तो रो, और ये आपको सी वाटर है ना, और आपको भी इंटू जी, देखिए भी उतना ही होगा, जी उतना ही होगा। अब यहां पर उत्प्लावन बल जो है, किसमें, समुद्री जल में, उत्प्लावन बल, इसको बोलते हैं उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स बोलते हैं, उत्प्लावन बल बोलते हैं भाई मेरे, है ना, उत्प्लावन बल, बायंसी फोर्स, BUOYANCY, बायंसी फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स का मान है आपको बड़ा हो जाएगा, यानी B2 का वैल्यू है बड़ा होगा, क्यों, B1 से, क्योंकि आपको पता है VG तो सेम ही है, लेकिन रो जो है किसका, तो बच्चे रो जो है किसका, तो सी का, आपको सी वाटर का आपको ज्यादा है, रो रिवर वाटर से, इसीलिए आपको उत्प्लावन बल ज्यादा लगा। जैसे उत्प्लावन ज्यादा लगेगा तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर उठा देगा, ध्यान में रखिएगा, ऊपर उठा देगा, कम नीचे जाने देगा। तो भाई मेरे, आपको उत्प्लावन बल के अधिक होने के कारण, आपका समुद्री जल के घनत्व के अधिक होने के कारण, उत्प्लावन बल के अधिक होने के कारण समुद्र में तैरना आसान है। समुद्र में आपको क्या होगा, नाव के जाने पर वह ऊपर उठ जाता है, तो वह कुछ ऊपर उठ जाएगा, एकदम ध्यान में रखिएगा, है ना, वह कुछ ऊपर उठ जाएगा। मैंने क्या कहा कि समुद्र में तैरना आसान है। अगर आप मृत सागर में चले जाएं, ठीक है, समुद्र जल में तैरना आसान है, एकदम ध्यान में रखिएगा। क्यों तैरना आसान है, तो भैया यहां उत्प्लावन बल B अधिक है ना, समुद्री जल में तैरना आसान है ना, आसान है, एकदम याद रखिएगा भाई मेरे, कंसेप्ट एकदम याद रखना है। अगर कंसेप्ट पर काम करिएगा तभी आपको मजा आएगा, है ना। तो समुद्री जल में तैरना आसान हो गया, नदी से आपको समुद्र में नाव के जाने पर वह क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा, है ना। बस इतना ही ध्यान में रखना भाई मेरे। ये देखिए रो R जो है, रो S जो है, ये क्या होगा, तो ज्यादा होगा रो S का, इसीलिए आपको क्या होगा, हाँ, आपको ऊपर उठ जाता है। तो बच्चे बहुत बहुत मस्त है, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। कह रहा हीलियम परमाणु हाइड्रोजन परमाणु अणु से 2 गुना भारी है, 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए अच्छा प्रश्न है। जब भी इस तरह की बात आए भाई मेरे, जब भी इस तरह का प्रश्न आए, तो आपको मैंने कहा था, क्या कहा था, बहुत दिन पहले नहीं, अभी हाल ही के दिनों में मैंने आपको बताया था कि देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होता फॉर्मूला भाई मेरे, तो ये होता 3/2 इंटू RT, ये देखिए, है ना। या आपको ये भी मैंने बताया था कि बच्चे इसको थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बराबर होता 3/2 इंटू KT, है ना, जहां K को मैंने कहा था बोल्जमान कांस्टेंट, बोल्जमान कांस्टेंट मैंने कहा था। ये शायद फार्मूला मैंने थोड़े दिन पहले ही आपको डिस्कशन में बताया था। देखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी भाई मेरे, है ना। कितना आप कहां किस टीचर का डिस्कशन कर रहे हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना बस इससे है कि आप अगर मेरा डिस्कशन करते हैं तो आप उसको नोट डाउन कीजिए। यकीन मानिए कि 1 से 2 तीसरे सेट में आपका नंबर जो है ना इतना बढ़ जाएगा कि आप कल्पना भी नहीं किए हैं, है ना, क्योंकि यहां कंसेप्ट की बात होती है, दूसरी बात ही नहीं करते भाई। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस बराबर 3/2 RT, रटाने की बात नहीं हो रही है। अब देखिए क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। अब इसको किसी से लेना देना नहीं है, इसके मॉलिक्यूलर वेट से लेना देना ही नहीं है। यानी अगर टेम्परेचर सेम, यदि तापमान समान तो क्या होगा, समान, तो
किसी भी दो गैसों का किसी भी दो गैसों की गतिज ऊर्जा, गैसों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा समान होगा भाई मेरे, समान होगा। आपको लेना देना ही नहीं है, कुछ किसी से लेना देना नहीं है कि नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि हीलियम है कि कोई और है ना। तो आपको केवल ये लेना देना है कि हीलियम एटम इज ट्वाइस एज हैवी, हैवी से कोई मतलब नहीं है भाई मेरे। अगर तापमान समान है, दोनों अगर समान तापमान पर है हीलियम और हाइड्रोजन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, समान होगा, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, समान हो जाएगा। केवल आपको टेम्परेचर देखना भाई मेरे, दोनों का टेम्परेचर सेम है तो क्या होगा, तो हाइड्रोजन अणु की जितनी ही होगी, है ना। आपको सेम एज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आपको इससे लेना देना नहीं है कि क्या है कैसे, है ना, भारी है कि हल्का है कि ठीक है शून्य द्रव्यमान है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कर देना है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। बाहर से 4 भिन्न प्रकार के पेंट किए हुए हैं, है ना बच्चे, पेंट किया हुआ है। और देखिए क्या कह रहा है कि धातु के 4 प्यालों में एक साथ गर्म कॉफी डाली गई है। कुछ समय पश्चात किस प्याले की कॉफी सबसे ज्यादा ठंडी होगी। और ये इंग्लिश में भी थोड़ा सा देख लेते हैं भाई। कह रहा है कि हॉट कॉफी इज पोर्ड टुगेदर 4 मेटल बॉल्स, ठीक है, ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटेड, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंटेड आफ्टर सम टाइम विच कप विल बी। देखिए सफेद सभी परावर्तित कर देगा, याद रखना सभी, ठीक है, सभी को परावर्तित कर देगा, सभी को परावर्तित कर देगा, है ना। इससे कोई लेना देना नहीं है भाई मेरे, है ना, परावर्तित कर देगा, ज्यादा गर्म नहीं होगा, परावर्तित कर देगा, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है ना। चमकीला सफेद, इससे भी कोई लेना नहीं, ये और भी परावर्तित कर देगा। खुरदरा काला, ये देखिए बड़ा अच्छा चीज है बच्चे। एक वैज्ञानिक थे, नाम था किरचॉफ, ध्यान में रखे भाई मेरे। अब देखिए मैं कंसेप्ट पर बात कर रहा हूं। किरचॉफ महोदय थे। किरचॉफ साहब बोले कि देखिए, ठीक है, ठीक है, गुड एब्जॉर्बर्स यानी अच्छा अवशोषक, याद रखिए बच्चे, अच्छा अवशोषक क्या होगा, तो अच्छा उत्सर्जक होगा, ध्यान में रखिएगा। अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक, ये कहा था किसने, गुड एब्जॉर्बर्स। और बच्चे ये क्या होगा, तो गुड एब्जॉर्बर्स, ठीक है, ये हो जाएगा गुड इमिटर्स, अच्छा उत्सर्जक। एक बार क्या हुआ, तो आपको डोरेमोन, आपने सीरियल देखा होगा, डोरेमोन जो है वो नोबिता को लेके जा रहा था, कहां बच्चे, रेगिस्तान में, है ना। तो रेगिस्तान में तो डोरेमोन क्या किया कि अपने एक कंबल ले लिया और नोबिता ऐसे ही पैदल चलने लगा, है ना। तो रात के समय में जब सोया तो देखा क्या कि काफी ठंड लग रही है और रेगिस्तान में काफी ठंड लग रही है। तो रेगिस्तान क्या किया, तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो गया भाई, ठीक है, गुड एब्जॉर्बर्स बहुत ज्यादा उसने उष्मा ग्रहण कर लिया, रात को सभी उष्मा को क्या कर दिया, त्याग कर दिया। तो भाई मेरे आपको ब्लैक बॉडी याद रखना है, ब्लैक बॉडी, कौन बॉडी, ब्लैक बॉडी। ये क्या होता है, तो इसका जो है ब्लैक बॉडी को कहा जाता है गुड एब्जॉर्बर्स और ब्लैक बॉडी को कहा जाता है गुड इमिटर्स। और इसका आपको इमिसिटिविटी रेशियो यानी आपको इमिशन टोटल, ठीक है, टोटल लाइट रेज एब्जॉर्ब्ड बटा टोटल लाइट रेज रेडिएटेड, दोनों का रेशियो क्या होता है, तो 1 होता है भाई मेरे, ये 1 के बराबर होता है। यानी जितना ये एब्जॉर्ब करेगा सबको ये क्या करेगा, उत्सर्जित कर देगा। कौन, तो काली वस्तु। ध्यान में रखना है कि सबसे अच्छा उष्मा का अवशोषक कौन होता है, तो ब्लैक बॉडी होता है, काली वस्तु होती है। और इसका इमिसिटिव रेशियो जो होता है वो क्या होता है, A/R, यानी एब्जॉर्बिंग और बच्चे रेडिएशन या इमिशन, ये दोनों का जो रेशियो होता है, ये देखिए इमिसिविटी रेशियो है ना, ये कितना होगा, तो 1 के बराबर होगा। तो जितना एब्जॉर्ब करेगा सबको ये क्या कर देगा, इमिट कर देगा। और याद रखना सबसे जल्दी किसमें ठंडा होगा, तो आपको खुरदरा काला में ठंडा होगा। क्यों, क्योंकि किरचॉफ साहब के अनुसार अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होगा। और ये देखिए उजला, जो दोनों उजला था इसने अवशोषित किया ही नहीं, तो ये कहां से आपको उत्सर्जित करेगा। तो ध्यान में रखना बच्चे कि आपको काली वस्तु जो है गुड एब्जॉर्बर्स होता है और यही गुड इमिटर्स भी होगा। तो सबसे जल्दी ठंडा किस में होगा, तो आपको खुरदरा काला में होगा। बहुत मस्त सवाल है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह का। चलिए इसमें देखते हैं वास्तविक रूप से एक्सरे क्या है। भाई मेरे मैंने कई बार आपको कहा है कि देखिए जैसे ही एक्सरे आए, यानी एक्चुअली एक्सरे जार, है ना, जैसे ही एक्सरे जाए तो आपको याद रखना है कि यह EMW है ना बच्चे, EMW है। EMW का मतलब क्या हुआ, यह विद्युत चुंबकीय तरंग है। और बच्चे बार बार मैं आपको कहता हूं कि देखिए बड़ा महत्वपूर्ण किरण है, कौन तरंग है, कौन एक्सरे, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट तरंग है। कैसे इंपॉर्टेंट तरंग है भाई, है ना, तो आपको पता होनी चाहिए कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है, ये 7 होते हैं। और इसको मंत्र जैसा रट लीजिए, गामा एक्स, फिर क्या होगा UV,
फिर क्या होगा आपको बच्चे, ठीक है, भी होगा विजिबल, ये दृश्य प्रकाश है, और यही विजियोर होता है। आई, ठीक है, आई मतलब अवरक्त, इंफ्रारेड, और ये देखिए माइक्रो, और ये होगा रेडियो। बाकी सभी जो है आपको क्या होगा, अन्य तरंग होते हैं। सब विद्युत चुंबकीय तरंग केवल और केवल 7 है। बच्चे याद रखना है, उदासीन होते हैं। याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन होते हैं, यानी ये क्या होगा, तो न्यूट्रल है। अब देखिए यहां से क्या समझ में आया, न्यूट्रल है मतलब पूछेगा गामा का आवेश कितना होता है, शून्य, एक्स का आवेश शून्य, यूवी का आवेश शून्य, भी का आवेश शून्य, आईआर का आवेश शून्य, माइक्रो रेडियो सबका आवेश क्या होगा, शून्य होगा। सभी का वेग, ठीक है, सभी का वेग कहां पर, तो निर्वात में, सभी का वेग निर्वात में। बच्चे निर्वात में कितना होगा, तो निर्वात में c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। याद रखना बच्चे, बहुत महत्वपूर्ण है। बोलेगा गामा का कितना वेग, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यूवी का कितना वेग, सबका वेग एक समान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए आपको वेलोसिटी इन वैक्यूम है ना, सबका एक समान है। और बच्चे जब आवेशहीन है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एवं मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, आपको विक्षेपण यानी डिफ्लेक्शन, विक्षेपण नहीं प्रदर्शित करेगा। कौन, एक्स किरण, है ना बच्चे, ठीक है। कोई भी किरण जो है, कोई भी आपको जो, ठीक है, आपका विद्युत चुंबकीय तरंग है, इस पर कोई आवेश नहीं है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में सीधे गुजर जाएगा, कोई भी विक्षेपण प्रदर्शित नहीं करेगा भाई मेरे, है ना। अब देखिए ये एक्सरे बड़ा काम का चीज है। कैसे काम का चीज है भाई मेरे, है ना, आपके लिए आप लगातार रूबरू होते होंगे, है ना, एक्सरे से। कैसे एक्सरे से रूबरू होते होंगे, चलिए बच्चे पहला देखते हैं। ये देखिए आप सभी लोग जानते होंगे कि एक्सरे का उपयोग आप बोन एक्सरे में करते हैं। हड्डी टूटा, गए एक्सरे करा के आए, है ना बच्चे। आपको क्या हुआ, सीटी स्कैन में, याद रखना है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। सीटी स्कैन में कौन सा किरण, तो एक्सरे का प्रयोग करते हैं। बच्चे आपको ब्रेस्ट में कैंसर अगर हो जाए, स्तन कैंसर अगर हो जाता है, तो क्या करते हैं, तो आपको मेमोग्राफी, याद रखना, मेमोग्राफी करते हैं, है ना। मेमोग्राफी में कौन सा किरण, तो एक्स किरण का यूज करते हैं। बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि आप एंजियोग्राफी करते हैं, हृदय में किसी प्रकार का एंजियोग्राफी, हृदय में किसी प्रकार का आपको क्या हो गया, ये हो गया है, क्लॉट हो गया, या किसी प्रकार का हृदय धड़कन में कमजोरी आ गई है, तो इसका पता करने के लिए, नहीं, हृदय हार्ट अटैक का पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी का प्रयोग करते हैं। फिर देखिए बेरियम मिल का प्रयोग करेंगे, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेनक्रियाज या गोल ब्लाडर में किसी प्रकार का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो बेरियम मिल का प्रयोग करते हैं, तो बच्चे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक दिन एक क्वेश्चन और आया था आपको, क्या बच्चे, तो आपको धातु के आंतरिक संरचना का पता भी एक्स किरण द्वारा लगाते हैं। आंतरिक संरचना का पता भी किसके द्वारा लगाएंगे, तो एक्स किरण द्वारा। संरचना का पता आपको एक्स किरण द्वारा लगता है। तो बच्चे बड़ा महत्वपूर्ण है एक्स किरण। और ये क्या है, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, मैंने क्लियर कर दिया, बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है। भाई मेरे चंद्रमा पर सुनिए नहीं सकेगा, कैसे नहीं सुन सकेगा भाई मेरे, है ना। चंद्रमा पर क्या आपको, ठीक है, चंद्रमा पर क्या माध्यम है, नहीं है ना। और ध्वनि बिना माध्यम के गमन करेगा, नहीं बच्चे। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि, है ना बच्चे, ध्वनि कौन सा तरंग, तो ध्वनि जो है यांत्रिक तरंग है, यांत्रिक तरंग, एकदम याद रखिए। ध्वनि मतलब साउंड हो गया, और ये कौन सा तरंग है, तो यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव है। कौन सा मैकेनिकल वेव है, तो भाई मेरे ये मैकेनिकल वेव है। और यह जो है आपको लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल है बच्चे, लॉन्गिट्यूडनल आप पढ़े होंगे, अनुदैर्ध्य, है ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी अनुदैर्ध्य तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है, अनुदैर्ध्य भाई मेरे कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य। यह, ठीक है, निर्वात में गमन नहीं करता है, माध्यम चाहिए ना, यह निर्वात में गमन नहीं करेगा, है ना। याद रखिए कि चंद्रमा पर निर्वात है ना, वैक्यूम है, वहां पर वायुमंडल नहीं है, तो वहां निर्वात है, तो वहां ध्वनि गमन नहीं करेगा, निर्वात में गमन नहीं करेगा, है ना बच्चे। बड़ा दिक्कत होगा बात करने में। तो बच्चे अब देखिए प्रश्न पर आते हैं। कह रहा एक अंतरिक्ष यात्री, एन एस्ट्रोनॉट कैनॉट हियर हिज क्लासमेट ऑन द सरफेस ऑफ द मून,
है ना। तो याद रखिएगा कि ध्वनि आवृत्ति से कोई मतलब नहीं है, आपको याद रखना ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, वहां ध्वनि गमन करेगा ही नहीं। ध्वनि कैसे गमन करता है, तो ध्वनि याद रखिएगा बच्चे, ध्वनि संपीड़न, ये देखिए कंप्रेस्ड हो गया, मॉलिक्यूल्स काफी निकट निकट आया, इसको कंप्रेस्ड बोलते हैं। और ये देखिए ये रेरिफाइड हो गया, है ना, फिर कंप्रेस्ड हो गया, फिर क्या हुआ, रेरिफाइड हो गया। तो ध्वनि माध्यम में याद रखना है संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है, ध्वनि माध्यम में संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करता है। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर देखते हैं बच्चे, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है ना, एसिटिक एसिड है जो वीक एसिड। अच्छा, वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों होगा, ध्यान में रखिए बच्चे, वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है, एसिड आपको पता है कि ये H+ आयन देता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, H+ आयन देता है, इट प्रोवाइड्स अस H+ आयन। कहां पर, क्या करने पर बच्चे, तो आपको इलेक्ट्रोलाइसिस पर, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस पर क्या होगा, तो ये आपको H+ आयन देता है, कोई बात नहीं, है ना। अब देखिए इसको दो भाग में बांट देते हैं, एक बांट देते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड जो क्या होगा आपको फुली, ठीक है, फुली क्या होगा, फुली आपको क्या करेगा, तो कंप्लीटली, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा और ये H+ आयन अत्यधिक मात्रा में देगा, ठीक है। पार्शियली ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा बच्चे, तो स्ट्रांगली होगा, याद रखना है, कंप्लीटली ये क्या होगा, पूर्णतः, ठीक है, आयनीकृत हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, पूर्णतः, ठीक, आयन में टूट जाता है, पूर्णतः आयन में टूट जाता है, ध्यान में रखिएगा, पूर्णतः आयनीकृत, है ना। ये देखिए जैसे HCl, ये देखिए भाई मेरे HCl क्या होगा, तो H+ और Cl- दे दिया, इसीलिए प्रबल अम्ल है, ध्यान में रखना, जो पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा, जो अधिक मात्रा में H+ आयन देगा वही क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा, याद रखना बच्चे। अब देखिए दूसरा, कमजोर अम्ल या वीक एसिड, ये क्या होता है भाई मेरे, कमजोर अम्ल, तो जो आंशिक आयनीकृत होता है ना, आंशिक क्या होगा, आयनीकृत होगा, ध्यान में रखिएगा, आंशिक आयनीकृत। ये देखिए कमजोर अम्ल पर हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखना बच्चे, कमजोर अम्ल पर चर्चा कर रहे हैं। ये वीक एसिड, क्या मैंने कहा कि ये क्या होगा, वीक एसिड जैसे ही चर्चा होगा तो आपको पता होनी चाहिए कि पार्शियली आयोनाइज्ड होगा, है ना, आयोनाइज्ड होगा, यानी आंशिक आयनीकृत होगा। और बच्चे जब आंशिक आयनीकृत होगा तो आपको H+ आयन की संख्या कम देगा जी, है ना, H+ आयन इसमें क्या होगा, कम से कम होगा। अब देखिए मेरी बात अच्छे से समझिए, ठीक है, क्या कह रहा है, इसमें पानी की मात्रा, इससे कोई लेना देना नहीं है ना। आपको इसमें आयन की मात्रा क्या होगा, आयनन की मात्रा कम होगा, आयनाइजेशन क्या होगा, इसका कम होगा, आयनन कम होगा, यानी इट हैज लो अमाउंट ऑफ आयोनाइजेशन, याद रखना बच्चे, ये कम होगा। यह एक कार्बनिक अम्ल जरूर है, लेकिन हर कार्बनिक अम्ल क्या होगा, आपको हर कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल नहीं होता, याद रखना बच्चे, हर कार्बनिक अम्ल ये उसका कारण नहीं होगा, हर कार्बनिक अम्ल क्या होगा, दुर्बल अम्ल नहीं होते हैं, प्रायः आपको कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, लेकिन हर कार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल नहीं होते हैं, एकदम याद रखना बच्चे, दुर्बल अम्ल नहीं होते हैं, है ना, ये आप डायरेक्ट नहीं मार सकते, नहीं होते हैं, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो आपको B नंबर आंसर होगा, ये पार्शियली आयोनाइज्ड होता है, दैट्स व्हाई इट इज, आपको क्या होगा, आपका ये एसिटिक अम्ल जो है दुर्बल अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल होता है क्या भाई मेरे, तो एसिटिक अम्ल होता है CH3 COOH, है ना। अब देखिए जब पार्शियली आयोनाइज्ड होगा तो ये देखिए CH3 COO- अब प्लस क्या हो गया, H+ में टूटेगा, तो ये देखिए इसका तो H3 नहीं टूटा बच्चे, इसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन है, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियली आयोनाइज्ड हो गया, दैट्स व्हाई ये क्या होगा, तो आपको दुर्बल अम्ल है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे, ये देखिए तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मैग्नीज से अभिक्रिया, अच्छा बात है, तो बच्चे धातु है मैग्नीज, है ना, मैग्नीज की परमाणु संख्या कितनी होती है, तो भाई मेरे मैग्नीज की परमाणु संख्या होती है, बराबर पूछता है, मैग्नीज की परमाणु संख्या 25 है ना, याद रखना भाई, और 25 है तो किस वर्ग का तत्व हो गया, तो सातवें वर्ग का तत्व होता है, और 25 अगर है तो याद रखिएगा यह संक्रमण धातु है, ध्यान में रखना भाई, ये सब कंसेप्ट, संक्रमण धातु को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, संक्रमण धातु है, कौन सा धातु है, तो ये संक्रमण धातु है, बहुत अच्छी बात है। और जब इसको आप क्या करेंगे, ये मैग्नीज है, इसको आप H2SO4 से, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, ये ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाता है, एकदम याद रखिएगा, ऑयल ऑफ विट्रियोल कहलाएगा या किंग ऑफ केमिकल्स कहलाता है, इससे अभिक्रिया करवाएंगे तो आप धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो ये देखिए लवण देगा MnSO4,
और प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये MnSO4 दे रहा है और बाहर क्या निकाल रहा है, तो जल बाहर बोलते हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेगा। तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, MnSO4 बाहर निकालेगा। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, Mn। और बच्चे आपको पता होनी चाहिए कि इसका जो अयस्क होता है ना, इसको बोलते हैं, ये बड़ा पूछता है जी, Mn का अयस्क यानी मैग्नीज का अयस्क कौन होगा? तो Mn का अयस्क होता है पायरोलूसाइट, बराबर पूछता है। ये इसका अयस्क का नाम है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट है बच्चे, और इसका फॉर्मूला होता है MnO2, बराबर पूछेगा आपसे, है ना, पायरोलूसाइट। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या है? अच्छा प्रश्न है बच्चे, कैसा प्रश्न है? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए देखिए भाई मेरे, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक एसिड। आपको अभी तुरंत मैंने बताया था CH3COOH, है ना, ये देखिए ये होगा एसिटिक अम्ल। और बच्चे एसिटिक अम्ल का 6%, एसिटिक अम्ल का 6% जलीय विलयन, जलीय विलयन, इसको आप क्या कहते हैं? तो इस जलीय विलयन को आप कह देते हैं सिरका। क्या कहते हैं? सिरका या विनेगर कहते हैं, सिरका या विनेगर कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, विनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरका कहते हैं या विनेगर इसको कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये हो गया CH3COH, और बच्चे ये क्या है? तो ये है आपको फिनॉल। क्या हुआ? ये हो गया आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप है या अल्कोहल ग्रुप इसको कहते हैं, अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, है ना। और ये क्या होता है? एल्कीन हो गया, एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड है, एल्कीन हो गया। तो अच्छी बात है, आपको ये एसिटिक एसिड हो गया। चलिए इसको कैसे करेंगे, सरियाएंगे कैसे बच्चे? तो ये देखिए C डबल बॉन्ड O और ये OH आ जाएगा, है ना, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो बच्चे हुंड के नियम से, अकॉर्डिंग टू हुंड क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है पहले एकल होगा, पहले क्या होगा? एकल होगा, है ना, आपको ठीक है, सिंगल होगा और बाद में ये डबल्ड होगा। कैसे बच्चे? तो सिंगल यदि होगा, सिंगलेट जब होगा तो आपको पता है सिंगलेट होगा, तो ये देखिए ये आ जाएगा क्लॉकवाइज, और जब क्लॉकवाइज होगा बच्चे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा तो इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये +1/2 होगा। जब बच्चे सिंगलेट है तो इसका रिएक्टिविटी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। रिएक्टिविटी इसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। एक्टिविटी इसकी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, है ना। और स्टेबिलिटी, एक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी और इसका स्टेबिलिटी कम होगा। याद रखना, अस्थायित्व इसका क्या होगा? काफी कम हो जाएगा, है ना, ध्यान में रखना है। जैसे ही डबलेट हुआ, डबलेट जैसे हुआ, ये देखिए डबलेट होगा तो आपको पता है कि ये क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज आपको आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। और बच्चे जब एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो S का वैल्यू -1/2 होगा। अब देखिए दोनों का कुल जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो कितने के बराबर? तो S बराबर 0 हो जाएगा, यानी यहां पर ये स्टेबल हो गया। यानी आपको पता है कि यदि ठीक है किसी भी ऑर्बिटल में ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब एक क्या होगा? तो अपवार्ड होगा, दैट इज S बराबर +1/2। दूसरा आपको क्या होगा? S बराबर -1/2 होगा। टोटल जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वह 0 होगा। यानी एक आपको अगर है ना बच्चे, तो दूसरा निश्चित रूप से विपरीत चक्रण में होगा। तो बच्चे विपरीत चक्रण में होगा, याद रखना है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते तो उनमें से क्या पाया जाता है? तो दोनों विपरीत चक्रण में होते हैं। ये किसने कहा? तो हुंड महोदय ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे। अगली बात करते हैं, यहां देखिए सीएनजी क्या होता है भाई मेरे? तो आपको मैंने कहा है कि सबसे ज्यादा सीएनजी में मीथेन होता है, और दूसरा होता है इथेन बच्चे, और तीसरा आपको प्रोपेन होता है, C3H8 होता है। इतने गैसेस होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन होगा। यानी सीएनजी किसके बने होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, याद रखना बच्चे। अब इसमें खोजिए हाइड्रोकार्बन कहाँ है? तो बच्चे ये देखिए मिथेन इथेन, तो हाइड्रोकार्बन तो नहीं है, तो मिथेन इथेन जरूर है, ये वाला हो जाएगा। यानी एक का आपको 3 नंबर आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोल गैस, याद रखना एलपीजी क्या होता है बच्चे? मैं कई बार आपको बताया हूं कि नॉर्मल ब्यूटेन है ना, और आइसोब्यूटेन है ना, आइसोब्यूटेन, और आपको ये इसका कितना परसेंट होता है? 83% के आसपास इसमें नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। प्रोपेन ये कितना होगा? तो बच्चे मेरे प्रोपेन जो होता है यह लगभग 16% होता है। और इथाइल मरकेप्टेन भी होता है गंध के लिए, याद रखना। इथाइल मरकेप्टेन क्या होगा? गंध के लिए इसमें डाला जाता है, गंध के लिए डालते हैं। क्या डालते हैं? इसको बोलते हैं इथाइल मरकेप्टेन। ध्यान में रखना भाई मेरे, इथाइल मरकेप्टेन कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है, क्या कहते हैं? इथाइल मरकेप्टेन कहते हैं। तो यहां याद रखना है कि एलपीजी किसका बना होगा? तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है। अब देखिए कोल गैस किसका बना होगा? तो भाई मेरे हाइड्रोजन
मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है कोल गैस में। सबसे ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन, उसके बाद मीथेन, और क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कुछ मात्रा में हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है। अब देखिए, ठीक है, वाटर गैस में क्या होगा, तो वाटर गैस CO अब प्लस H2 का बनता है, ध्यान में रखना है। और ये सस्ता ईंधन है, कौन, वाटर गैस। तो बहुत अच्छी बात है। तो A का हो गया कौन सा, तो 3 नंबर। B का हो गया कौन सा, तो 2 नंबर। C का कौन हो गया, तो C का हो गया, आपको याद रखना है, C का हो गया कौन, 4 नंबर, और D का 1 नंबर। तो बच्चे आंसर हो जाएगा आपका C नंबर। तो ध्यान में रखना है, ये गैसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, गैसीय ईंधन है ना, और बहुत बार मैं बताता रहता हूं। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि बच्चे आपको पता होगा कि सोडियम वाष्प लैंप, ये देखिए, ये सोडियम वाष्प लैंप है, और इसमें सोडियम गैस का यूज करते हैं, सोडियम वेपर का यूज करते हैं। ध्यान में रखना बच्चे, सोडियम वेपर का यूज करते हैं। और ये जो सोडियम वेपर होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सोडियम वेपर होता है, याद रखना है, ये क्या होता है, तो मोनोक्रोमेटिक होता है। याद रखना, मोनोक्रोमेटिक, एक वर्णी होता है, मोनोक्रोमेटिक होता है। और ये भी ध्यान में रखना है बच्चे कि मोनोक्रोमेटिक होता है, पहली बात है ना। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो है इसका ये पीला पीला, और ठीक है बच्चे, पीला रंग होगा, पीला नारंगी रंग होता है, पीला नारंगी रंग का रंग के प्रकाश होते हैं है ना। एक दूसरी बात क्या, प्रकाश होते हैं। और तीसरी बात क्या बच्चे, कि इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है 598 नैनोमीटर होता है। और यह प्रकाश, याद रखना, यह प्रकाश आपको प्रकिरणित नहीं होता, याद रखना, जल बूंद से। किस बूंद से, तो जल बूंद से, ठीक है। दिस लाइट जो है, ये जो लाइट है बच्चे, ठीक है, जल बूंद से प्रकिरणित मतलब स्कैटर्ड नहीं होता, जल बूंद से आपको प्रकिरणित नहीं होता है, स्कैटर्ड नहीं होता, प्रकिरणित नहीं होता है, यानी आपको ये स्कैटर्ड नहीं होगा जल बूंद से, और जहां जाएगा ये सीधे जाएगा, जल बूंद इस पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो बच्चे एकदम याद रखना है, क्या यहां से याद रखना है कि यह मोनोक्रोमेटिक लाइट है, पहली बात। पीला नारंगी रंग के प्रकाश का बना होता है, दूसरी बात। कितना आपको तरंगदैर्घ्य होता है, तो बच्चे 598 नैनोमीटर इसका तरंगदैर्घ्य होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यह प्रकाश जल बूंदों से प्रकिरणित नहीं होता है, तो इनका प्रकाश पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। आंसर हो जाएगा आपका B नंबर। ध्यान में रखिएगा, ये चीप नहीं है और ये आंखों के लिए शीतल नहीं है, तो ये सब ध्यान में आपको रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बातें बताई है उसको भी ध्यान में आप रखिएगा, तो मजा आ जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करते हैं, गुरु जल क्या होता है। भाई मेरे गुरु जल की बात कह रहा है, ये देखिए D2 है, इसको भारी जल कहते हैं। क्या कहते हैं, भारी जल। क्या मतलब है भाई, तो मतलब ये है, इसको हेवी वाटर कह दीजिए। कौन सा वाटर, तो हेवी वाटर कह दीजिए। और जब भी हेवी वाटर कहते हैं तो ये है क्या बच्चे, तो ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, याद रखना, ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी ये क्या है, तो हाइड्रोजन का समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन के समस्थानिक का ऑक्साइड है, याद रखना बच्चे, समस्थानिक का ऑक्साइड है। और बहुत बार इस सेशन में मैंने बताया है, समस्थानिक का ये ऑक्साइड है ना। और इसका घनत्व भी अधिक होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट भी अधिक होता है, सब कुछ इसका अधिक होगा। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा, तो ऑक्सीजन और हेवी हाइड्रोजन के मिश्रण को आप क्या कहते हैं, तो भारी जल कहते हैं या गुरु जल कहते हैं। और कल मैंने पढ़ाया था बच्चे कि इसका जो है ना, इसका बार बार आप क्या करते हैं, बार बार विद्युत अपघटन कराने से, क्या कराने से, तो विद्युत अपघटन कराने से, ठीक है। क्या बनता है, तो अपघटन कराने से भारी जल बनता है। ध्यान में रखिएगा, कराने से भारी जल बनता है ना, भारी जल बनता है ना। याद रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारी जल कैसे बनता है, तो सामान्य जल जो है उसका बार बार आप विद्युत अपघटन कराएंगे और आपको भारी जल का निर्माण होगा। चलिए, इसका निर्माण सबसे पहले किसने किया था, तो बच्चे ये निर्माण किया था, ये D2O जरूर है, इसका निर्माण किया था यूरे ने किया था। ध्यान में रखना है, किसने किया, यूरे ने। और इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो याद रखना, भारी जल का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। भारी जल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। याद रखना है, उत्पादक भारत है। और सबसे ज्यादा कहां पर यह निर्यात करता है, तो जापान को निर्यात करता है। अच्छी बात है। यहां देखिए, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाले पदार्थ कौन है। अच्छा प्रश्न है बच्चे।
यहां देखिए, अगर क्वेश्चन ये पूछता है ना, ध्यान में रखना भाई मेरे, अगर क्वेश्चन ये पूछता, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका उपयोग हम लोग धोवन सोडा में करते हैं, धोवन सोडा है ना, धोवन सोडा में करते हैं भाई मेरे। यदि इसमें हम क्या करते, Na2CO3 और 10 अणु जल के डाल देते तो धोवन सोडा में इसका यूज करते। टार्टरिक एसिड, ये देखिए इमली में होता है, इमली में इसका यूज होता है, इमली, ठीक है, या अंगूर में आपको ये पाया जाता है, अंगूर में और अंगूर में। बच्चे क्वेश्चन क्या कह रहा है, खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे ज्यादा द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, तो आप बेंजोइक एसिड का यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड का, सोडियम लवण। कैसे क्या होता है भाई मेरे, यहां देखिए C6H5 बेंजोइक एसिड है, C6H5 COONA, ये बेंजोइक एसिड है, यानी आप क्या कह सकते हैं इसको, तो ठीक है, आपको सोडियम बेंजोएट कहते हैं, सोडियम बेंजोएट इसको कहते हैं। एक बात, दूसरी बात क्या शायद आपको पता हो, है ना बच्चे, इसका पीएच जो है, याद रखना है, इसका पीएच कितना होता है भाई मेरे, तो इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो होता है 4.5, है ना, पीएच वैल्यू 4.5। देखिए ये भले ही आपको क्या है, तो आपको ये लवण है, लेकिन इसका पीएच वैल्यू 4.5 होता है। यह क्या करता है बच्चे, तो यह जीवाणु और सूक्ष्म जीव को क्या करता है, सूक्ष्म जीव को ठीक है, सूक्ष्म जीव का प्लाज्मोलाइसिस कर देता है, याद रखना है, प्लाज्मोलाइसिस कर देता है ना, प्लाज्मोलाइसिस यानी उसके प्लाज्मा को तोड़ देगा, प्लाज्मोलाइसिस कर देता है, इतना पीएच मान, ठीक है, कर देता है। और खाद्य पदार्थ क्या होता है, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, याद रखना बच्चे, खाद्य पदार्थ क्या होगा, तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, खाद्य पदार्थ लंबे समय तक, कहां तक, लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, समय तक सुरक्षित रहता है। बहुत अच्छी बात है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सुरक्षित रहता है। क्यों रहता लंबे समय तक सुरक्षित, इसीलिए क्योंकि ये जो है इसका पीएच मान 4.5 होता है, और जितना भी जीवाणु और कोई भी सूक्ष्म जीव आपको खाद्य पदार्थ पर अटैक करेगा, सबका ये प्लाज्मोलाइसिस कर देगा, और खाद्य पदार्थ क्या होगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ध्यान में रखिएगा, सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग आप करते हैं। आजकल एंटीऑक्सीडेंट का भी बहुत ज्यादा यूज होने लगा खाद्य पदार्थ में, और एंटीऑक्सीडेंट में किसका यूज करते हैं बच्चे, तो BHA का, है ना, आपको ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और बच्चे BTX का, ब्यूटाइलेटेड, ठीक है, टोल्यूइन ज़ैलिन का यूज याद रखिएगा। वर्तमान में क्या करते हैं, तो वर्तमान में एंटीऑक्सीडेंट में प्रयोग करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट में यूज किया जाता है ना, इसका खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं, रेडी टू ईट में सब जगह इसी का यूज होता है। ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्साइल एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड टोल्यूइन ज़ैलिन बच्चे वर्तमान में एंटीऑक्सीडेंट में खाद्य पदार्थ में प्रयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ में प्रयोग करते हैं, है ना, पदार्थ में उपयोग किसका बच्चे, तो इसी का यूज करते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने में करते हैं। ये देखिए एलम जो होता है ना, एलम जनरली क्या होता है, तो ये देखिए पोटास एलम है, K2SO4 इंटू Al2SO4 होल 3 इंटू 24S2। भाई मेरे ये तो क्या होगा, तो जल के शुद्धिकरण में या कीटाणुनाशक में इसका यूज करते हैं, शुद्धिकरण या कीटाणुनाशक में, है ना, कीटाणुनाशक में इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान में रखना भाई मेरे, कीटाणुनाशक में प्रयोग किसका, तो आपको एलम का, ठीक है, प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छी बात है। कैलोमेल, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे, Hg2Cl2 होता है, Hg2Cl2 होता है। और बच्चे ये जनरली क्या होता है कि आपको दवा वगैरह में ये विषैला होता है, काफी विषैला होता है, तो दवा वगैरह में इसका यूज हम करते हैं, ध्यान में रखना है। कैलोमेल, ठीक है, ये आपको जिंक ऑक्साइड, ये देखिए इसको हम क्या कहते हैं, तो कभी कभी इसको हम कह देते हैं, ठीक है, आपको क्या कहते हैं बच्चे, ज्वेलर्स रूज कहा जाता है, याद रखना, ज्वेलर्स रूज, ROUGE, रूज कहते हैं। ध्यान में रखिए बच्चे। जेडनो को हम क्या कहते हैं, याद रखना है, जेडनो ये उजले रंग का होता है, उजले रंग का पाउडर है, ध्यान में रखिएगा। और इसको क्या कहा जाता है, तो उजले रंग का पाउडर होता है, और इसको मैंने क्या कहा, तो ज्वेलर्स रूज कहते हैं, है ना। और इसी का उपयोग आप किस में करते हैं, तो आभूषण को चमकाने में, आभूषण या बर्तन चमकाने में इसका प्रयोग करते हैं। बर्तन चमकाने में इसका यूज करेंगे, किसका, तो जेडनो का, चमकाने में करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसका यूज करेंगे, तो जिंक ऑक्साइड। और मैंने कहा ज्वेलर्स रूज इसको कहा जाता है, यानी ठीक है, आपको आभूषण को चमकाने वाला, बर्तन को चमकाने वाला मटेरियल। ये कैसा होता है, उजले रंग का पाउडर होता है। और बच्चे इसका एक और यूज करते हैं, मलहम में भी यूज करते हैं, ठीक है, मलहम में या पाउडर में, है ना, इसमें भी यूज करते हैं, है ना, मलहम में बहुत ज्यादा यूज होता है।
चलिए अगली बात करते हैं बच्चे। ये क्या है? नाखून पॉलिश क्या होता है ना, परिमार्जन। ये नाखून पॉलिश जो है बच्चे, नाखून पॉलिश याद रखना है। नाखून पॉलिश किसका बना होता है, पहले ये जान लीजिए। नाखून पॉलिश जो है, पॉलिश किसका बना होता है? नाखून पॉलिश है ना, नेल पॉलिश बोलते हैं, नेल पेंट है ना, नेल पेंट की बात हम कर रहे हैं। ये दो चीज का बना होता है। किसका किसका? तो एक तो इसमें नाइट्रोसेल्यूलोज होता है, ध्यान में रखना भाई मेरे, नाइट्रोसेल्यूलोज और सेल्यूलोज, ये होता है सेल्यूलोज। और दूसरा क्या होगा, तो इसमें यूज करते हैं बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉल्यूइन का, याद रखना, टॉल्यूइन का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज और टॉल्यूइन का उपयोग होता है ना, और उपयोग होता है। और ये जल्दी आपको क्या होगा, तो आपके नेल से रिमूव नहीं होता है। और इसको आपको गलाने के, क्योंकि देखिए दोनों क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हटाने के लिए एसीटोन का यूज करते हैं बच्चे। एसीटोन क्या होता है? एसीटोन याद रखना, एसीटोन जो है एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 है ना, CH3CO CH3, ध्यान में रखिए, ये एसीटोन है भाई, ये एसीटोन है। और ये ध्यान में ये भी रखना है कि ये नेल रिमूवर में यूज होता है, नेल रिमूवर में। दूसरी बात क्या बच्चे है ना, रिमूवर में, ये एक हो गया नेल रिमूवर में। और दूसरा क्या होगा, तो इसका यूज करते हैं आपको क्या, तो इसका यूज करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, याद रखना, बहुत ज्यादा यूज होता है कार्बनिक विलायक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं, है ना। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर पूछता है। कहिए कि सर बेंजीन का, तो बेंजीन कभी भी यूज नहीं करेंगे आपको, ठीक है, किस पे? स्किन पे, याद रखना है। स्किन को क्या करता है ये, तो ये जला देता है, ध्यान में रखिएगा, जला देता है। बेंजीन बहुत ज्यादा हार्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, C6H6 है, और ये आपको स्किन को जला देता है, इसीलिए इसका यूज नहीं करते हैं। पेट्रोलियम ईथर का भी नहीं करेंगे बच्चे, क्योंकि ये वाष्पशील होता है, ठीक है, लगाते ही उड़ जाएगा, आपको ठंडा ठंडा अनुभव होगा, वाष्पशील है, वोलाटाइल है, वाष्पशील है, तो इसीलिए इसका भी यूज आप नहीं करते हैं, है ना। किसका यूज करेंगे? एसीटोन का यूज करेंगे नेल पॉलिश रिमूवर में। इस क्लास में रेलवे क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं क्लियर होगा, सब कुछ क्लियर होगा, लेकिन ये क्लास आपको टीचर के लिए है। चलिए, सबसे कम पारा चुंबकीयशील पदार्थ कौन होता है बच्चे? लोहा जो है, ध्यान में रखिएगा, लोहा Fe, ये क्या होता है? तो Fe जो है, याद रखना, फेरोमैग्नेटिक है बच्चे, लौह चुंबकीय धातु है। इसमें तो बहुत हाई लेवल पढ़ाई होती है बच्चे, आपको चाहे कोई भी एग्जाम हो आपका क्लियर हो जाएगा, बशर्ते रेगुलर रहिए। लौह चुंबकीय है, याद रखना है, और लौह चुंबकीय है तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं होगा, है ना। एल्युमिनियम जो है बच्चे, ये क्या है, तो ये अनुचुंबकीय है ना, डायमैग्नेटिक है, अनुचुंबकीय है, ध्यान में रखिएगा, अनुचुंबकीय है कौन? आपको। और कॉपर ही बचा, केवल क्या? प्रतिचुंबकीय है, याद रखना है, प्रतिचुंबकीय है। तो सबसे ज्यादा प्रतिचुंबकीय कौन होगा, है ना, प्रतिचुंबकीय है, ध्यान में रखिएगा, आपको हो जाएगा कौन? कॉपर हो जाएगा। तो आसान सवाल है, याद रखना है, फेरस जो है लौह चुंबकीय है, एल्युमिनियम अनुचुंबकीय है, और कॉपर प्रतिचुंबकीय है। और भी तरीका है इसका पता करने का, कैसे बच्चे? तो आपको पता है कि लोहा जो है ना, ये देखिए, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे बच्चे, ये आर्गन आ गया, आर्गन 18 हो गया, और ठीक है, ये हो जाएगा 4s2 और 3d6, है ना। ये देखिए 18 8 26, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डी ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन होगा, ये देखिए डी में आपको पता है कि 5 ठो डब्बा होता है, यहां गया इलेक्ट्रॉन, 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 यहां गया इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना ज्यादा आपको क्या है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ज्यादा लौह चुंबकीय हो गया। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा लौह चुंबकीय होगा। अब देखिए एल्युमिनियम में उसी तरह से निकालेंगे, कॉपर में भी उसी तरह से निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपर जो है आपको क्या होगा, तो इसका 4s और ठीक है 3d दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आपको अनपेयर्ड होगा। याद रखना, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में अनपेयर्ड होगा, तो आपको जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होगा वह उतना ही ज्यादा प्रतिचुंबकीय होता है। तो यह भी ध्यान में रखना, इस तरह से भी निकाल लेते हैं हम लोग। अगले प्रश्न पर बात करते हैं भाई मेरे, CHCl3 ऑक्सीकरण कर देता है। अच्छा प्रश्न है, ये देखिए CHCl3, इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। और क्लोरोफॉर्म को जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, ये देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवा दीजिए, तो ये बन गया 2COCl2, है ना। ये देखिए फॉस्जीन बोलते हैं, काफी जहरीला गैस होता है, याद रखना, विषैला गैस। कौन? फॉस्जीन विषैला गैस होता है, एकदम ध्यान में रखना भाई मेरे। और ये क्या निकल गया, तो आपको निकल गया, यहां पर निकल जाएगा H2O, क्या निकल जाएगा, H2O बाहर निकल गया, ध्यान में रखें भाई मेरे, जल भी बाहर निकल जाता है, तो फॉस्जीन हो गया, याद रखना फॉस्जीन, ठीक है। आपको क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण किए, ऑक्सीडेशन किए, तब आपको क्या बना, फॉस्जीन बना।
और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि क्लोरोफॉर्म को जब आप इसमें नाइट्रिक एसिड जोड़ देंगे, नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरोफॉर्म को, तो ये क्लोरोपिक्रीन बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बच्चे। ये फॉर्मूला होता है CCl3NO2 और ये क्या है, तो ये टीयर गैस है। याद रखना, टीयर गैस यानी अश्रु गैस है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि टीयर गैस कौन होता है, तो अश्रु गैस कौन होता है, तो अश्रु गैस जो है बच्चे CCl3NO2 होता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्लोरोफॉर्म को जब नाइट्रिक एसिड से अभिक्रिया कराएंगे तब क्लोरोपिक्रीन बनता है। क्लोरोफॉर्म का जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो फॉजिन गैस बनेगा और ये काफी विषैला गैस होता है। फॉर्मिक एसिड किसी भी तरह से क्लोरोफॉर्म से नहीं बनता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOH होता है बच्चे। इसका आंसर आप मारिएगा फॉजिन। क्या मारिएगा, फॉजिन मारिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, कांच वास्तव में क्या होता है। अच्छा प्रश्न है भाई मेरे, जरा इस प्रश्न को देखिए अच्छे से। पहले तो कांच जान लेते, कांच है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली ग्लास इज। कांच क्या है, तो यह अतिशीतित द्रव है। याद रखना बच्चे, यह अतिशीत सुपर कूल्ड लिक्विड है। अतिशीतित द्रव है ना, द्रव है, कोई बात नहीं। सुपर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। याद रखना बच्चे, सुपर कूल्ड लिक्विड। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये किसका बना होता है, तो ये बना होता है सोडियम कैल्शियम सिलिकेट। सोडियम कैल्शियम सिलिकेट होता है। याद रखिए, फॉर्मूला हो गया कांच का Na2O CaO इंटू 6SiO2, यानी इसको बोलते हैं सोडियम, है ना, कैल्शियम सिलिकेट। बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम कैल्शियम सिलिकेट को क्या कहा जाता है, तो बच्चे इसको कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, तो इसी को कहते हैं आपको कांच। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्रिस्टलीय ठोस बच्चे, निश्चित संरचना, क्या जी, ठीक है, कांच का निश्चित संरचना होता है, नहीं होता भाई मेरे, नहीं होता निश्चित संरचना। याद रखिए, ये क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, तो ये गलत हो गया। निश्चित संरचना होगा तभी आपको क्रिस्टलीय ठोस होगा, और कांच का निश्चित संरचना नहीं होता है। आयनिक ठोस बच्चे, ठीक है, आयंस भाग लेते हैं। याद रखना, आयंस भाग लेगा, आयंस भाग लेता है, यानी आपको इसमें सोडियम या पोटेशियम या क्लोरीन इस तरह का आयन होता है। प्रत्यास्थ ठोस है ये बच्चे। प्रत्यास्थ ठोस का मतलब हुआ कि जब ठोस कोई वस्तु है उसको हम क्या करेंगे, तो विकृत करेंगे, तो वो अगर बल को हटा लेंगे तो वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेगा। लेकिन कांच में अगर थोड़ा सा बल लगाए, है ना, कांच भी प्रत्यास्थ होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रत्यास्थ होता है। कांच को अगर थोड़ा सा बल लगाए तो प्रारंभिक स्थिति को यह ग्रहण नहीं कर पाएगा, वो टूट जाएगा, भंगुर होता है। याद रखना, कांच क्या है बच्चे, तो कांच जो है, ठीक है, आपको भंगुर होता है, ठीक है, डक्टा है। ये क्या होगा, तो आपको, ठीक है, ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, ब्रिटल होता है, भंगुर या ब्रिटल होता है। तो ये आपको न तो क्या है बच्चे कि ये आपको प्रत्यास्थ ठोस भी नहीं है, तो न तो क्रिस्टलीय ठोस है, न तो आयनिक ठोस है, न तो प्रत्यास्थ ठोस है। क्या होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। एकदम याद रखना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा जठर रस निकलता है। कहां से निकलेगा भाई जठर रस, तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, याद रखिएगा। कौन सा जूस है, तो गैस्ट्रिक जूस है, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस है। ये कहां से निकलेगा भाई मेरे, तो आपको पता है कि पेट में, पेट का जो अमाशय होता है, ये देखिए, ये पेट है भाई, पेट है। और कैसे होगा पेट, ये देखिए, ये यहां से आया और थोड़ा सा इसको ऐसे मोड़ लीजिए और यहां पर ऐसे कर लेते हैं, फिर ये आगे बढ़ जाएगा। तो बच्चे यहां पर जो है आपको दो तरह के सेल्स पाए जाते हैं। याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। याद रखना, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है कहां पर, पेट में। ये पेट है बच्चे, स्टोमैक है, स्टोमैक में क्या पाया जाता है, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इसमें दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। एक होता है कौन, तो एक ग्लैंड है बच्चे मेरे, याद रखना है, ऑक्जेंटिक, और यहां से निकलता है HCl। और दूसरा जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं पेप्टिक, है ना। यहां से निकलता है क्या, दो हार्मोन, दो एंजाइम निकलता है, जिसको पेप्सिन और क्या बोलते हैं, तो बच्चे पेप्सिन और रेनिन कहते हैं। प्रोपेप्सिन कह दीजिए, प्रोपेप्सिन, है ना, प्रोपेप्सिन और प्रोरेनिन निकलता है, है ना, जिसको आपको क्रियाशील कौन करेगा, तो यही HCl क्रियाशील करता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कहां पर, तो बच्चे अमाशय की भित्ति में पाया जाएगा। ठीक है, अग्नाशय की भित्ति में नहीं पाया जाएगा। अग्नाशय की भित्ति से क्या निकलता है, तो बच्चे पैनक्रिएटिक जूस निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। और इसमें क्या होता है, तो इसमें बच्चे टेल होता है, TAL टेल, ट्रिप्सिन एमाइलेज लैपेज, ये एंजाइम होता है।
अब क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइनल वॉल से क्या निकलेगा, तो इंटेस्टाइनल याद रखिएगा, इंटेस्टाइनल आपको जूस निकलता है। इसमें क्या होता है, तो भाई मेरे इसमें 3 एंजाइम होते हैं। कौन कौन, तो सुक्रेज होता है ना, सुक्रेज होता है, लैक्टेज होता है, और क्या होगा, तो माल्टेज होता है। ध्यान में रखिएगा, इतने एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, तो इंटेस्टाइनल जूस में, है ना, आंतरीय रस में आपको इतने एंजाइम पाए जाते हैं, सुक्रेज, लैक्टेज और माल्टेज। तो आपका जठर रस अमाशय भित्ति में होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा स्वर रज्जु किस में होता है, तो बच्चे स्वर रज्जु जो है, ये देखिए थ्रोट गलत दिया है ना, ये ऐसा होता नहीं, कंठ नहीं बोलते हैं इसको बोलते हैं लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स में होगा, याद रखना, लैरिंग्स में होता है। तो आपको लैरिंग्स में क्या होगा, स्वर ग्रंथि होगा। और इसी लैरिंग्स में क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है, और इसी से ध्वनि निकलता है। ध्यान में रखना, इसी से ध्वनि निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्वनि निकलता है कहां से, तो भाई मेरे आपके जो है स्वर ग्रंथि से, वहां से निकलेगा ध्वनि, है ना, जिसको लैरिंग्स कहा जाता है। ग्रसनी कहा होगा, तो कंठ और नाक के, ठीक है, नाक और क्या होगा बच्चे, कंठ को जोड़ने का काम करता है। कंठ के पीछे वाला भाग को ग्रसनी कहते हैं, पीछे वाला भाग याद रखना है, इसको कहते हैं ग्रसनी। पीछे वाला भाग को आप ग्रसनी कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। लंग्स क्या होता है, तो बच्चे फेफड़ा होता है, और ठीक है याद होगा, ट्रैकिया इसी में खुलता है। ट्रैकिया क्या होगा, ट्रैकिया इसी में खुलता है। और बच्चे फेफड़ा जो है श्वसन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना, ये भी ध्यान में रखना है। यही रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को मिश्रित करने का काम करता है। बड़ी अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, कहा द्विवलन कपाट का दूसरा नाम क्या है। अच्छी बात है भाई, आपको मैंने कई बार कहा है, ध्यान होगा आपको। ये देखिए, ये आपका हृदय है, ध्यान देना है मैंने भाई, मेरे भाई एकदम ध्यान देना है। ये देखिए, ये है आपको हृदय है, और इसको बोलते हैं क्या, तो बच्चे इसको बोलते हैं लेफ्ट, इसको बोलते हैं राइट ऑरिकल, है ना। ये बोलते हैं क्या बच्चे, तो ये हो गया राइट ऑरिकल। ध्यान दीजिए बच्चे, यानी दायां अलिंद याद रखिएगा, दायां अलिंद, है ना। और ये क्या होगा, दायां अलिंद हो गया। और ये देखिए बच्चे, ये दायां अलिंद हो गया, और यहां पर क्या होता है, तो आपको 3 ठो बल्ब होता है। कितना बल्ब हुआ, 3। और ये हो गया क्या, आपको लेफ्ट ऑरिकल। और यहां पर 2 आपको क्या होता है, कपाट होता है, याद रखना, 2 बल्ब होता है, 2 बल्ब होता है, 2 बल्ब्स। कहां पर बच्चे, 2 बल्ब्स होता है कहां पर, तो याद रखना है कि बायां अलिंद, और ये देखिए बायां अलिंद और बायां निलय को जोड़ने का काम कौन करता है, तो यही करता है, याद रखिएगा। और ये जो 2 बल्ब्स है, यानी इसको जिसको बायकप्सिड बल्ब बोलते हैं, बायकप्सिड बल्ब कहते हैं, उसका एक अन्य नाम और भी है बच्चे। क्या कहते हैं उसको कहते हैं मिट्रल कपाट, है ना, याद रखना, मिट्रल बल्ब भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, क्या आपको ये जो बायकप्सिड बल्ब है, इसको आप क्या कहते हैं, तो मिट्रल कपाट भी कहा जाता है, मिट्रल बल्ब भी कहा जाता है। तो एकदम ध्यान में रखा बच्चे। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये थम्बोसियन कपाट किसको कहते हैं, तो भाई मेरे ये जो दीवार है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये जो दीवार है, ये आपको मोटा सा दीवार है, जिसको आप क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। तो बच्चे ये जो पेरिकार्डियम है, तो यहां से आपको, ठीक है, आपको एक कपाट जो है, इसमें भी रक्त को डालता है, राइट ऑरिकल में। ठीक है, राइट ऑरिकल में जो हृदय में रक्त होता है, उसको ये डालता है, शुद्ध रक्त को राइट ऑरिकल में डालेगा। इसी को आप क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं थिम्बेसियन कपाट, याद रखना है, थिम्बेसियन कपाट कहते हैं। और ये क्रेसेंट कपाट कुछ होता नहीं है, तो ध्यान में रखिएगा कि ये कपाट क्या होगा, तो ये कपाट पाया जाएगा कहां पर, दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में, है ना। और ठीक है, ये जो मिट्रल कपाट है, आपको कहां पाया जाएगा, तो लेफ्ट ऑरिकल और ठीक है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बायां अलिंद और बाएं नीले को जो बीच में बांटने वाला जो है, जिससे रक्त आपको शुद्ध रक्त जो है लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, उसको जो जोड़ता है, उसी को बोलते हैं मिट्रल कपाट। एक अन्य नाम इसका मिट्रल कपाट होता है। बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न पर बात करते बच्चे, मिलाटोनिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन है। बच्चे मिलाटोनिन हार्मोन कल भी मैंने कहा था, पीनियल ग्लैंड से सेक्रेट होता है। और ये क्या है, तो बच्चे निद्रा का नियंत्रण करता है। ध्यान में रखना है, निद्रा का नियंत्रण करेगा। कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है बच्चे मेरे, नियंत्रण करता है, कहां पाया जाता है, तो बच्चे मेरे याद रखना है कि ये पीनियल ग्लैंड जो है, ध्यान में रखिएगा, ये पीनियल ग्लैंड कहां पाया जाता है भाई मेरे, तो ये पीनियल ग्लैंड जो है मस्तिष्क में पाया जाता है। एकदम याद रखिए, मस्तिष्क में पाया जाता है, मस्तिष्क में पाया जाता है ना। और बच्चे निद्रा का नियंत्रण करता है। 3 बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। क्या क्या बातें बच्चे, ठीक है, ये देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। आपके मन में होगा कि सर पीयूष बताएंगे, नहीं, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, पीनियल है। याद रखना बच्चे,
पीनियल। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? पीयूष है। पीनियल सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कहाँ पाया जाता था? मस्तिष्क में। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है ना, याद रखना बच्चे, अंतःस्रावी ग्रंथि। और ये क्या करता है? तो याद रखना, पीनियल ग्लैंड से मैंने कहा मेलाटोनिन स्रावित होता है, और इसे पीनियल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। याद रखना, बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर का जैविक घड़ी कौन है? तो पीनियल ग्लैंड है। बच्चे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि मेलानिन हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है? तो मेलानिन हार्मोन जो है, मेलानिन जो आपको पिगमेंट है, पिगमेंट जो आपको क्या करता है? तो काला और उजला आप दिखते हैं ज्यादा, यानी मेलानिन अगर आपके शरीर में ज्यादा हो गया तो काला दिखेंगे, मेलानिन अगर कम हो गया तो काला दिखेंगे बच्चे, है ना। तो ध्यान में रखिएगा कि मेलानिन अगर ज्यादा हो गया तो काला दिखेंगे, मेलानिन अगर कम हो गया तो उजला दिखेंगे। तो आपको मेलानिन पिगमेंट का भी नियंत्रण कौन करता है? तो मेलाटोनिन हार्मोन ही करता है। और ये हार्मोन बच्चे के केवल और केवल अंधकार में सक्रिय रहता है। याद रखना है, कब सक्रिय होगा? तो अंधकार में, अंधकार में सक्रिय होता है। जितना ज्यादा ठीक आपको डार्क होगा उतना ज्यादा ये हार्मोन क्या होता है? तो आपको एक्टिव होता है। थाइमस ग्लैंड क्या होता है बच्चे? थाइमोसिन हार्मोन को सेक्रेट करता है, थाइमोसिन को सेक्रेट करता है। और याद रखना है कि थाइमोसिन क्या होता है? तो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होता है बच्चे, जो आपके शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। तो टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व करता है, परिपक्व करता है। और यही आपको ग्लैंड है जो एक उम्र के बाद आपके छोटा होता जाएगा बच्चे। 24 साल के बाद ये ग्लैंड छोटा होता जाता है, और एक समय आता है बुढ़ापा आते आते ये क्या होगा? तो गायब हो जाता है, लुप्त हो जाता है। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ये कहां पाया जाता? तो छाती में। याद रखना है, छाती, चेस्ट के पास में यह थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमोसिन हार्मोन को सेक्रेट करेगा, थाइमोसिन हार्मोन सेक्रेट करता है और टी लिम्फोसाइट्स को परिपक्व करता है। वृषण ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट करता है। ध्यान में रखना बच्चे, टेस्टोस्टेरोन को सेक्रेट करता है, को स्रावित करता है। किसको? टेस्टोस्टेरोन को स्रावित करता है। कौन? तो आपका वृषण। और यही पुरुष हार्मोन है बच्चे, यानी पुरुष को पुरुष बनाने का काम कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन ही करता है। नेक्स्ट देखिए, एक प्रारूपी पुष्पीय पौधा क्या होगा बच्चे? आपको पता है कि ये देखिए, ये जो तना है, तना जो है ये ऊपर की ओर भागेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, है ना। तना ऊपर की ओर जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। यानी क्या होगा? तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं इसको, गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। यानी आपको याद रखना है कि आपका जो तना है वो किधर की ओर जाएगा? तो ठीक है, आपको धनात्मक क्या होगा? तो धनात्मक फोटोट्रॉपिक है बच्चे, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती है ना, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, प्रकाशानुवर्ती है ना, याद रखना है। और जड़ जो है ये देखिए जड़ आ गया है ना, तो जड़ जो है ये क्या होता भाई मेरे? तो ये होगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी आपको जियोट्रॉपिक होता है, यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है ना। एकदम ध्यान में रखिएगा। और इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण ऑक्सीन करता है। ध्यान में रखे बच्चे, गुरुत्वानुवर्ती ये कौन करेगा? ऑक्सीन इसका नियंत्रण करता है। बराबर आपको बताता रहता हूं, ऑक्सीन इसका नियंत्रण करता है। ऑक्सीन हार्मोन होता है, वही इसका नियंत्रण करता है, ऑक्सीन करता है। तो क्वेश्चन देखिए, एक प्रारूपीय पुष्पीय पौधे में क्या होगा? जड़ तथा तना दोनों धनात्मक, गलत बात है। जड़ तथा तना धनात्मक, गलत बात है। जड़ तना धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, एकदम सही है। और जड़ धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, ये सही है बच्चे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। याद रखना, अच्छा प्रश्न है, बराबर इस तरह का प्रश्न पूछता है। और ये कौन नियंत्रित करता है? तो ऑक्सीन करता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, जल द्वारा परागन किसमें होता? अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना भाई मेरे। क्या कह रहा है? जल द्वारा परागन। तो जल द्वारा परागन बड़ा अच्छा बात है। इसको क्या बोलते हैं? जल द्वारा परागन को, यानी पॉलिनेशन बाय वाटर, इसको बोलते हैं हाइड्रोफिली। ध्यान में रखे भाई मेरे, हाइड्रोफिली कहा जाता है ना। किसको? तो जल द्वारा परागन को हाइड्रोफिली अंजीर में होता है। किसमें होगा? तो अंजीर में आपको जो परागन होता है वह जल द्वारा होता है। बहुत अच्छी बात है भाई। और किसमें होगा? ठीक है, हाँ याद रखना है, जल द्वारा परागन, क्या जल द्वारा परागन बोल रहा है ना, जल द्वारा परागन किसमें होगा? तो भाई मेरे ये होगा हाइड्रीला में, है ना। हाइड्रीला में जल द्वारा परागन होता है, कोई बात नहीं, हाइड्रोफिली इसको बोलते हैं। किसमें होगा? तो सबसे पहले हाइड्रीला याद रखिएगा, हाइड्रीला, बहुत अच्छी बात है। और क्या? और उदाहरण सर बताइए, और बताइए। जोस्टेरा, हाँ जोस्टेरा याद रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछता है। जोस्टेरा और वेलिस्नेरिया, तीसरा आपको एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, वेलेस्नेरिया, इसमें क्या होता भाई मेरे? तो जल द्वारा परागन होता है। बहुत अच्छी बात है।
मक्का में किसके द्वारा होगा? तो भाई मेरे मक्का में किसके द्वारा होगा? तो एकदम ध्यान में रखना है कि जब भी मक्का बोलेगा तो इसमें होगा, याद रखना, वायु परागण। मक्का, गेहूं, चावल, जौ, वायु परागण। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? एनिमोफिली। ध्यान में रखना बच्चे, मक्का में एनिमोफिली द्वारा यानी वायु द्वारा। ये मत समझिएगा कि एनिमोफिली क्या होगा तो जंतु द्वारा, नहीं बच्चे, जंतु द्वारा परागण होता तो जूफिली बोलते। एनिमोफिली किसके द्वारा? तो इसमें किसमें होगा? तो गेहूं में, है ना, गेहूं में। फिर किसमें? चावल में। और किसमें? तो मक्का में, तो कहा ही मैंने, जौ में, है ना, जौ में। किसके द्वारा होता है? तो बच्चे ये होगा आपको वायु परागण होगा, याद रखना है, वायु परागण होगा। अब आते हैं अंजीर में। अंजीर में किसके द्वारा होगा? तो भाई मेरे अंजीर में जो परागण होता है ये कीट परागण होता है ना, कीट परागण। और कीट परागण को आप क्या कहते हैं? एंटोमोफिली, याद रखना है, एंटोमोफिली कहते हैं, याद रखना, एंटोमोफिली कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखनी चाहिए आपको, है ना, याद रखना बच्चे। अंजीर में एंटोमोफिली कीट परागण होता है, कीट द्वारा परागण होगा। ठीक है, जल में आपको हाइड्रोफिली कहा जाता है। 3 चीज याद रखना, हाइड्रीला, जोस्टेरा, वेलिस्नेरिया, है ना। मक्का में एनिमोफिली होता है, गेहूं, चावल, जौ, ये सब होगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, चलिए देखते हैं। 2 डीएनए तंतु आपस में जुड़ा, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई, है ना, बड़ा अच्छा प्रश्न है। थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, देख लीजिए भाई मेरे, एकदम थोड़ा सा देख लीजिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ये देखिए डीएनए, आपको याद रखना है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि डीएनए की खोज किसने की? भैया डीएनए की खोज की थी किसने? ठीक है, आपको याद रखिए बच्चे, इसकी खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिस्चर, याद रखिए, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था, मिस्चर ने किया था, नाम शायद सुने होंगे आप लोग, फ्रेडरिक मिस्चर। डीएनए, ठीक है, नाम किसने दिया? नाम बता दीजिएगा तो मजा आ जाएगा। नाम दिया जैकरिस ने, नाम दिया जैकरिस ने। डीएनए मॉडल किसने दिया? तो भैया मॉडल दिया था वॉटसन और क्रिक ने, वॉटसन और क्रिक ने इसका मॉडल दिया था, वॉटसन क्रिक। और याद रखना भाई मेरे, है ना, डीएनए जो है तो होता है डबल हेलिक्स मॉडल होता है। ये देखिए इस तरह का मॉडल होता है भाई, शायद नहीं जानते होंगे या जानते भी होंगे, ये डबल हेलिक्स मॉडल है। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे लेकिन ये नहीं जानते होंगे शायद। एडेनिन, याद रखना बच्चे, ये डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, किससे? थाइमिन से जुड़ा हुआ। और एडेनिन थाइमिन से ग्वानिन आपको क्या हुआ? तो ये साइटोसिन से, देखिए ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है भाई मेरे, ये कितना होता है? तो एक एडेनिन और एक ग्वानिन के बीच का डिस्टेंस होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। और एक पेयर में कितना होगा? तो ये देखिए एक हो गया, और इसी तरह के 10 पेयर होते हैं। तो एक डीएनए का जो स्ट्रैंड होता है उसका जो लेंथ होता है बच्चे कितना होगा? तो 10 पेयर इस तरह का होगा, 10 गुना 3.4 एंगस्ट्रॉम। देखिए बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि एक डीएनए स्ट्रैंड की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम होता है ना। और एक पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये जो डिस्टेंस है बच्चे दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम होता है। इसमें कौन सा बंधन, ये जो बंधन बना हुआ है बच्चे, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये कौन सा बंधन है भाई मेरे? तो ये जो है हाइड्रोजन बंध है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, याद रखना है। और एक वैज्ञानिक यहां पर एक और आया, बड़ा सरप्राइज करने वाला वैज्ञानिक, कहा क्या कि देखिए एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और ग्वानिन और थाइमिन और साइटोसिन का जो गुण जोड़ होता है वो किसके बराबर होगा? तो 1 के बराबर होता है। तो बच्चे ये कहा था किसने? तो ये कहा था कारगाफ ने, याद रखना कारगाफ ने ये बातें कही थी। महत्वपूर्ण है बच्चे, कारगाफ ने कहा था, कारगाफ ने रूल दिया था। तो बहुत सारी बातें, ठीक है, उतना टाइम ही नहीं मिलता है बच्चे, तो बहुत सारी बातें याद रखना। हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यानी डीएनए के 2 तंतु आपस में जुड़े होंगे, हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ते हैं। पेप्टाइड बंध आपको प्रोटीन में पाया जाता है। चलिए अगले बात करते हैं। संघ ट्रैकियोफाइटा क्या होता है भाई मेरे? ध्यान में रखना है, जैसे ट्रैकियोफाइटा आएगा ना तो ये होता है संवहनी, समवहनी और क्या गैर संवहनी दोनों होता है। इसमें गैर संवहनी दोनों होगा। और संवहनी अगर होगा ना, याद रखना संवहनी यदि होगा तो क्या होगा भाई मेरे, है ना, ध्यान में रखिएगा। संवहनी अगर होगा ना तो लिग्निफाइड होगा, लिग्निफाइड होगा। और लिग्निफाइड होगा ना तो आपको जाइलम होगा, ध्यान में रखिएगा। लिग्निफाइड अगर होगा, लिग्निन इसमें पाया जाएगा तो जाइलम होगा। और अगर क्या होगा, गैर संवहनी होगा तो क्या होगा भाई मेरे? तो गैर संवहनी होगा तो इसमें नन लिग्निफाइड होगा, नन लिग्निफाइड होगा, यानी नन लिग्निफाइड होगा। और ये क्या होगा? लिग्निफाइड होगा। और ये क्या होगा भाई मेरे? तो ये ध्यान में रखना है कि ये हो जाएगा आपको फ्लोएम। क्या होगा? फ्लोएम होता है। तो जाइलम और फ्लोएम संवहनीय तंत्र होता है। और किसमें होगा? तो बच्चे याद रखना है, ब्रायोफाइटा जो है इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है।
जाइलम प्लस फ्लोएम नहीं पाया जाता। ध्यान में रखिए, पादप उभयचर कहते हैं इसको, फ्लोएम नहीं पाया जाता। किसमें? तो आपको ब्रायोफाइटा में, है ना। तो ये गलत हो गया बच्चे। टेरिडोफाइटा अनावृत बीजी और आवृत बीजी, इसमें ठीक है आपको संवहनी और गैर संवहनी तंत्र पाए जाते हैं। लेकिन यहां देखिए थैलोफाइटा, ये सवाल हो गया, इसमें भी आपको जाइलम फ्लोएम यानी आपको संवहनीय तंत्र नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? तो टेरिडोफाइटा में। अनावृत बीजी यानी इसको बोलते हैं क्या बच्चे? तो अनावृत बीजी को जिम्नोस्पर्म कहते हैं, नग्न बीजी कहा जाता है, और आवृत बीजी एंजियोस्पर्म कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि यही ट्रैकियोफाइटा कहलाता है। यानी ट्रैकियोफाइटा का मतलब हुआ कि संवहनीय और गैर संवहनीय ठीक है दोनों पाए जाएंगे। टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी और आवृत बीजी, ये कहलाएगा ट्रैकियोफाइटा। चलिए अच्छी बात है, अगले प्रश्न पर देखते हैं। क्रेब्स चक्र में क्या होता है बच्चे? क्रेब्स चक्र में क्या होता है? तो आपको पता है ग्लूकोज का दहन होता है, दहन होता है। अब फिर क्या होगा? तो ग्लूकोज का दहन होता है, उसके बाद क्या होगा? तो ग्लूकोज का दहन होगा, याद रखना अपचयन बोलते हैं इसको, अपचयन बोलते हैं। यानी ग्लूकोज टूट करके छोटे छोटे अणु में बदल जाएगा, यहां ऊर्जा प्राप्त होता है, इसीलिए इसको कैटाबॉलिज्म कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और फिर क्या होगा? तो बच्चे छोटे छोटे अणु जो है उसका शरीर ग्रहण करता है, और ये क्या होता है? उपचयन होता है। यानी आपके ठीक है आपके जो क्रेब्स चक्र है उसमें दोनों प्रक्रियाएं होंगी, अपचयन और उपचयन। पहले तो बड़ा अणु जो है टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और फिर छोटे छोटे अणु मिलकर के एक बड़े अणु का निर्माण करेगा, जिसको हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। बच्चे मेरे, एनाबॉलिज्म कहा जाता है। यानी इसमें क्रेब्स चक्र में दोनों चीज होगा, अपचयन और उपचयन दोनों होता है, अपचय उपचय दोनों होता है, अपचयन उपचयन दोनों होता है। बच्चे तो ध्यान में रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखिए, विटामिन ई बच्चे ब्यूटी विटामिन कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। झुर्री कम करता है, यानी आपको ब्यूटी विटामिन याद रखना बच्चे, ब्यूटी विटामिन बराबर क्वेश्चन पूछेगा। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? तो ब्यूटी विटामिन कहते हैं, ध्यान में रखिएगा, कहते हैं। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये ब्यूटी विटामिन जो है ठीक है आपको झुर्री कम करता है, झुर्री कम करता है, कम करता है ना। जितना भी एंटी एजिंग क्रीम होगा झुर्री कम करता है, जितना भी एंटी एजिंग क्रीम होगा सब में विटामिन होगा, ई होगा। यह टोकोफेरॉल है, यह क्या है? टोकोफेरॉल, याद रखना बच्चे, इसका जो वैज्ञानिक नाम है टोकोफेरॉल है ना, ध्यान में रखना है। और बच्चे यह एंटीऑक्सीडेंट है, यह प्रतिऑक्सीकारक है, यह प्रतिऑक्सीकारक है बच्चे। और यह जनन तंत्र को भी प्रभावित करता है, याद रखना है। इसकी कमी से क्या होगा? नपुंसकता हो जाता है। यह ऑक्सीकारक है, यह प्रतिऑक्सीकारक है, एंटीऑक्सीडेंट है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ये ताड़ के तेल में खूब होगा, याद रखना, पाम ऑयल में भी होता है ना बच्चे, और गेहूं अंकुरित ठीक है तेल में भी होगा, दोनों जगह ये पाए जाते हैं, है ना, ध्यान में रखना। इस नारियल के तेल में ये बड़ा कम होता है तो बच्चे, लेकिन होता जरूर है नारियल के तेल में, कम होता है। तो आंसर आपको प्रयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, याद रखना। ताड़ का तेल में भी और गेहूं अंकुर का तेल में भी ये पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई मेरे, कह रहा है स्टार्च और सेलुलोज, बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो स्टार्च जो होता है ये क्या है बच्चे? तो याद रखना है, ये पादप 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 ठीक है भोजन को स्टोर करता है, भोजन को संग्रहित करता है, भोजन को संग्रहित करता है। कौन? तो पादप, याद रखना है। किसके रूप में? तो स्टार्च के रूप में। और सेलुलोज ये क्या करेगा? तो आपको पता है पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है ना, कोशिका भित्ति बनी होती है, याद रखना बच्चे, कोशिका भित्ति बनी होती है किसका? तो इसी का बना होता है। एक चीज और याद रखना जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये जो आपको स्टार्च है इसमें आपको क्या पाया जाता है? अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, और मनुष्य इसको पचा लेता है, याद रखना, मनुष्य इसको तोड़ देता है। अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, बराबर क्वेश्चन पूछेगा। बंध पाए जाते हैं किसमें? तो स्टार्च में। जबकि आपके सेलुलोज में क्या होगा? तो बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चे। मनुष्य इसको पचा नहीं सकता, इसका बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध को मनुष्य नहीं तोड़ पाता है, इसीलिए इसको पचा नहीं सकता मनुष्य। तो क्या होगा? तो स्टार्च जो है आयोडीन परीक्षण देता है बच्चे, यानी स्टार्च पर जैसे ही आपने आयोडीन डाला, ध्यान में रखिएगा, स्टार्च पर जैसे ही आपने आयोडीन डाला तो क्या होगा भाई मेरे? तो ध्यान में रखिएगा, आयोडीन डाले तो क्या होगा? तो ये हो जाता है ठीक है नीला काला, याद रखना, नीलाभ काला, है ना, नीलाभ काला हो जाता है, ध्यान में रखिए बच्चे, नीलाभ काला। तो पता चल जाता है कि ये स्टार्च है। लेकिन सेलुलोज ये आयोडीन परीक्षण नहीं देता है, ध्यान में रखिएगा। यानी किसी भी खाद्य पदार्थ में स्टार्च का पता लगाने के लिए उस पर 2 बूंद आयोडीन डाल दीजिए, अगर स्टार्च है तो नीलाभ काला हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि स्टार्च है। बच्चे स्टार्च मुंह से पचा लेता है क्योंकि उसमें अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाया जाता है, जबकि बीटा में नहीं पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा।
ठीक है, आपको सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसाइडिक बंध पाए जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। कौन सा उत्तक के संगठन स्तर को दर्शाता है? बच्चे प्रोटोजोआ जो है ये जीवद्रव स्तर होता है, जीवद्रव स्तर। जीवद्रव स्तर कौन होगा? प्रोटोजोआ होता है, याद रखना। प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, लेवल होता है। पोरीफेरा ये क्या होता है भाई मेरे? तो याद रखना पोरीफेरा जो कोशिका स्तर होता है, याद रखना कोशिका स्तर के जीव होते हैं, है ना, पोरीफेरा। और सिलेंटेटा बोलते हैं इसको, कोलेंटेटा गलत बात बोल रहा है, निडेरिया बोलते हैं इस संघ को बच्चे, सिलेंटेटा बोलिए। सिलेंटेटा जो है यह आपको क्या होगा? उत्तक स्तर के जीव होते हैं, उत्तक स्तर के जीव होते हैं। मनुष्य कौन स्तर का जीव है? उत्तक स्तर का जीव है। मनुष्य जो है बच्चे अंग स्तर का जीव है, याद रखना अंग स्तर का। अंग स्तर का जीव कौन है? तो मनुष्य बच्चे, अंग स्तर का जीव, है ना। बराबर क्वेश्चन पूछेगा कि अंग स्तर के जीव कौन है? तो जीव कितने प्रकार के हो गए बच्चे? तो 4 प्रकार के जीव, द्रव स्तर के जीव, कोशिका स्तर के जीव, उत्तक स्तर के जीव और अंग स्तर के जीव। तो मनुष्य हो गया बच्चे, ध्यान में रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा उत्तक स्तर के जीव कौन होंगे? तो आपका ठीक है कोलेंटेटा या सिलेंटेटा बोलिए होता है। लेक्टिकल कहां पाया जाता है? तो लेक्टिकल जो है बच्चे याद रखना है कि लेक्टिकल जो है यह आपको छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में, छोटी आंत में पाया जाता है, छोटी आंत में पाए जाते हैं। और ये क्या करता है? तो बच्चे पाए जाते हैं कहां पर? छोटी आंत में। यह जो है यह वसा एवं वसीय अम्ल को, वसा एवं वसीय अम्ल को कहां भेज देता है? तो वसीय अम्ल को सीधे कहां भेज देगा? तो आपको लसिका में, सीधा आपको लसिका में भेज देता है। ध्यान में रखिएगा, छोटी आंत से अवशोषित करके सीधे आपको ठीक है लसिका में भेज देता है। ध्यान में रखना बच्चे, बराबर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहां पाया जाता है? तो छोटी आंत में। वसा का अवशोषण करेगा, वसा का अवशोषण करता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, मृदा की लवणता किसके द्वारा मापी जाती है? बच्चे पोटोमीटर द्वारा, याद रखना वाष्पीकरण की दर मापते हैं, वाष्पीकरण की दर, है ना, वाष्पीकरण की दर मापते हैं, है ना। आपको पत्तियों के द्वारा जो वाष्पीकरण होता है उसकी दर मापते हैं। कैलोरीमीटर के द्वारा उष्मा मापते हैं, ध्यान में रखिएगा, उष्मा का मापन आप करते हैं, है ना। और पोरोमीटर, ये देखिए स्टोमाटा, है ना, स्टोमाटा के खुलने की दर, ये देखिए स्टोमाटा जो रंध्र होता है जो पत्तियों में पाया जाता है उसके खुलने की दर, है ना, रंध्र के खुलने की दर मापते हैं, कितना खुला कितना बंद हुआ, खुलने की दर को मापते हैं किसके द्वारा? तो बच्चे आपको पोरोमीटर के द्वारा, यानी कोई भी इसमें नहीं होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो बोलिए कि मृदा की लवणता कैसे मापेंगे? तो मृदा की लवणता को मापने के लिए चालक मापी, याद रखना कंडक्टिविटी मीटर का यूज करते हैं, कंडक्टिविटी मीटर, चालकता ठीक है मापी का प्रयोग करते हैं बच्चे इसको मापने के लिए। तो ये ध्यान में रखिएगा, आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ई नंबर होगा, कोई इसमें से नहीं है। पोटोमीटर द्वारा वाष्पीकरण की दर मापते हैं, है ना, मापते हैं। और बच्चे उष्मा कैलोरीमीटर के द्वारा मापते हैं। पोरोमीटर जो है इसके द्वारा मापते हैं, स्टोमाटा कितना खुल रहा है उसकी दर को मापा जाता है। तो बहुत अच्छी बात है बच्चे, महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से जुड़े हुए रहिए, यकीन मानिए सफलता के द्वार हम लोग जरूर ठीक है खोल देंगे। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।